Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. 30 more seconds. All right, friends. So now 9 p.m. we start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2 फर्स्ट म्यूट करें. अमर, राधे, गौरव, मयंक, ऋषि, मुक्ता, हर्ष, नदस, दान, श्रीजस, वी मूव फॉरवर्ड. 5% लोग बोर्ड नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करो. ऐड ऑन डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो, देन इट शुड वर्क. देखिए, ये जो कोर्स पेज पे कुछ दिखता नहीं है, तो इस कारण से मैं अभी आपका वीकली टेस्ट उसके रैंक का दिखा नहीं पा रहा. मैंने टेक टीम को बोला है, वो उस पे काम कर रहे हैं. तब तक उसका टेम्पररी सॉल्यूशन ये है कि जो एनरोल बटन है तो कोर्स पेज में होता है, उसे आप क्लिक करें तो फिर आपका अलग से प्लानर होता है, वो आपके अनअकैडमी के होम पेज के आसपास मिल जाता है. उसमें आपको जो नेक्स्ट क्लास आ रहा है वो दिख जाएगा. इन द मीन टाइम दे आर ट्राइंग टू फिक्स इट. बाकी जो डाउट है वो लास्ट वीक तक जो आए थे, मेरे ख्याल से सोमवार तक, उसके मैं जवाब मंगलवार को अपलोड कर दिए थे. नाउ ये जो लेटेस्ट यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसके अंदर 80+ टॉपर्स ऐसे हैं जो अपने ऑनलाइन प्लस क्लासरूम के, मतलब जो आप ये लोग पढ़ रहे हैं उसी में से. और हवा में बात है ऐसा नहीं, स्पेसिफिक डेटा है सब. जैसे रैंक 9 आदित्य अग्रवाल, 1000 घंटे आपने पढ़ाई की, 31 टेस्ट लिए. 41 डॉक्टर सचिन 726 वर्क टाइम आवर्स हैं आपके, 41 आपने टेस्ट दिए. और ये तो एक बात हुई. जब आप इसमें मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ो तो वो 350+ सिलेक्शन है. पर मॉक इंटरव्यू में मैं कोचिंग क्लास के रोल को इतना इंपॉर्टेंट या अहमियत नहीं देता. जो क्लासरूम से पढ़ाई है वो मेन चीज़ है. मतलब वहाँ जो फीस लिया तो इस बात कहना तो तुमने पढ़ाया था क्या, मॉक इंटरव्यू तो आधे घंटे का है, उसका क्या है. तो ये जो 80+ हुए इंडस्ट्री में लगभग सबसे ज़्यादा है. दिल्ली के बड़े-बड़े आप क्लासेस देख लीजिए, 15-20 मुश्किल से उनके निकलते हैं. तो हुनर बनना ज़रूरी है, वरना कि खुद के विद्यार्थियों को फोमो हो जाता है कि हम उधर जाते तो ठीक रहता. तो इसके वास्ते रविवार को एक इवेंट होने वाला है मंजिल, तो मुझे 2 दिन जाना पड़ेगा शनि रवि वहाँ पर व्यवस्थापन में. तो इसलिए शनिवार का जो क्लास है वो मैं सोमवार को लूँगा और रविवार का क्लास मंगलवार को लूँगा. हालाँकि अपना जीडीपी तब तक खत्म हो जाएगा, बाद में कल में जीडीपी खत्म हो जाएगा. तो रविवार रात 9 बजे जीडीपी की क्विज होगी, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से जारी रखें. ये 2 दिन मैं वहाँ पर होऊँगा. नाउ हम लोग जो देख रहे थे पिलर 4, उसमें खत्म कर दिया एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, नीति आयोग, अनएम्प्लॉयमेंट. अभी जो पढ़ना है जीडीपी, ये 2 दिन का काम है, तो आज और कल ये पढ़ेंगे. उसके बाद इन्फ्लेशन, वो भी 2 दिन का काम है, पर शनि रवि मैं उधर जा रहा हूँ, तो सोम मंगल हम इसको पढ़ लेंगे. सो इट इज गोइंग ऑन. और सबसे आग्रह है भाई, जीडीपी के अंदर नोट पेन लेके बैठो, क्योंकि जीडीपी के कंसेप्ट फॉर्मूला ऐसे है कि हाथ से तो लिखना पड़ेगा, वरना दिमाग में उतरेगा नहीं या लंबा याद नहीं रहेगा. तो जीडीपी का भी मैं हैंडआउट आपके कोर्स पेज पे अपलोड कर चुका हूँ. जो लाइव क्लास है उसका शेड्यूल वो नहीं दिखा रहे, पर हैंडआउट तो दिखा रहे हैं, मैंने वो लैपटॉप पे चेक किया, तब देखना. फिर भी दिक्कत हो तो टेक टीम ट्राइंग टू फिक्स इट. एनीवेज, जीडीपी क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म याद रखना है, सकल घरेलू उत्पाद. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर. मतलब एक वर्ष में एक देश के घरेलू इलाकों में जो वस्तु और सेवाएं पैदा हुई, उसका अंतिम बाजार मूल्य या फाइनल मार्केट वैल्यू, उसका टोटल निकालो, सिग्मा, दैट इज जीडीपी. अब ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब क्या भारत में पैदा हुआ तो बात करो, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है. जो इंडियन एम्बेसी फॉरेन कंट्री में हो, पाकिस्तान, दुबई, श्रीलंका, कहीं पर, तो वहाँ जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है. तो जो भी सैलरी मिले, इसका मतलब कि उसने कुछ सर्विस पैदा की. तो वो किसका जीडीपी, पाकिस्तान का कि भारत का? जवाब भारत का. तो उसका जीडीपी भारत के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब टॉपिक, ये डिप्लोमेटिक सर्विसेज में काउंट होगा. वो एक एक्सेप्शन है, उसका इतना लोड नहीं लेना है. फिर लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि कैसे प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अमेरिका में जो उसने फिल्म बनाई, उसके हम पैसे नहीं गिनेंगे, भारत में पैदा नहीं हुआ. उसमें से प्रियंका चोपड़ा अपनी फैमिली को ये वेजेस, रेमिटेंस, डोनेशन का पैसा भेजे, वो भी नहीं गिनेंगे क्योंकि भारत में नहीं पैदा हुआ. रतन टाटा ने टाटा मोटर्स भारत में कार बनाई तो गिनेंगे. ब्रिटेन में उनकी कंपनी जैगुआर, वो उधर 50,000 कार बनाए, तो इंडिया का जीडीपी नहीं है, ब्रिटेन का जीडीपी है. उसमें से प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट कुछ भी भारत में भेजा जाए तो भी वो भारत का जीडीपी नहीं है, बिकॉज नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. फिर रशिया के अंदर तत्कालीन एरिया में से ओएनजीसी ऑयल गैस निकाले, तो रशिया का जीडीपी भारत का जीडीपी नहीं है. उसमें से ओएनजीसी अपना प्रॉफिट इंडिया में भेजे तो भी वो भारत का जीडीपी नहीं बनता है. अनदर थिंग, जो इस साल फ्रेश पैदा किया गया उसी को गिनना है. पुरानी गाड़ी, पुराना मोबाइल दोबारा बेचा गया, सेकंड हैंड गुड्स का रीसेल जो होता है उसे भी हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि एक बार उसको काउंट कर लिया जब फ्रेश वो पैदा हुआ था किसी साल में, तो दोबारा नहीं करना है. तो ऐसा ही जीडीपी होता है. बेसिकली यू काउंट व्हाट इज द लेटेस्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जो इस साल फ्रेश चीज पैदा हुई उसी को गिनना है. अब इसको गिनना है मतलब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है? या इक्वल एमसी स्क्वायर. तो इसकी 3 फॉर्मूला है. एक एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरी प्रोडक्शन मेथड और तीसरी इनकम मेथड. दम तो कुछ भी नहीं, अभी 1 डेढ़ घंटा पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, कुछ दम नहीं है. लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और वो ये कि जो मैंने पढ़ा है उतना कबूल करो और आगे बढ़ो. झंडा लेके खड़े मत हो जाओ कि इसमें तुमने ये बोला तो फिर इसका तो सेकंड काउंटिंग हो जाएगा, इसमें तो बाहर से आया था, ये हो जाए. भाई कौन पूछ रहा है? जीडीपी के अंदर बेसिक एनसीईआरटी लेवल का ज्ञान आपसे पूछा जाता है, तो उतना तैयार करना है. तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर का एग्जाम की तैयारी नहीं करें, पीएचडी रिसर्चर की तैयारी नहीं करें. मेरे पास 3 साल भी इकोनॉमिक्स का कोर्स कराना होता तो मैं आपको और बता देता, लेकिन मुझे 2 लेक्चर में निपटाना है. अब आप समझो, जीडीपी कैलकुलेशन की एक फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड. वो ऐसा बोलता है कि किसी ने कुछ पैदा किया तो उसके लिए भी पैसा खर्च किया होगा. इफ समथिंग वाज प्रोड्यूस्ड देन समवन मस्ट हैव स्पेंट मनी टू प्रोड्यूस इट. कि आपने ये अनाज पैदा किया तो मशीन का खर्चा किया, गाड़ी पैदा की तो उसका स्टील, रबर, कांच खरीदा, कंस्ट्रक्शन किया तो उसके लिए मजदूरों को पैसा दिया, कॉल सेंटर चलाया, वर्कर को सैलरी दिया, तो कुछ तो किसी ने पैसा दिया होगा. इफ समथिंग वाज प्रोड्यूस्ड देन समवन मस्ट हैव स्पेंट मनी टू मेक इट और बाय इट. तो अगर हम उन सब चीजों का सिग्मा यानी कि सम कर दे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो हमें जीडीपी मिल सकता है. वो कैसे, अभी समझो 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा. तो कुल मिलाकर जीडीपी की जो पहली फॉर्मूला है, इसे हम कहते हैं जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड. वैसा है, प्राइवेट कंजम्पशन मतलब सी, प्लस बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट मतलब आई, प्लस सरकार जो खर्चा करे मतलब जी, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो जो जवाब है वो होता है जीडीपी. अब ऐसा कि मैं डू नॉट बी ओवरवेल्ड, कुछ डरना नहीं है, एक-एक करके सारे कंपोनेंट ब्रेक करते हैं. सबसे पहले हम बात करें पी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन. कुल मिलाकर जिसने जितना शॉपिंग किया सारा पैसा ऐड कर दो, क्योंकि उसने शॉपिंग किया, इसका मतलब कुछ तो पैदा हुआ होगा, तो वो सब भारत का जीडीपी है. यहाँ पर मैंने आपको बताया यूज्ड गुड्स या सेकंड हैंड गुड्स को नहीं गिना है, क्योंकि उनको हम पहले गिन चुके हैं. यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स मतलब स्टील, रबर, ये सब नहीं गिना है, क्योंकि उसमें से जो फाइनल चीज बने, नैनो कार या कुछ, उसे हमने गिना है. तीसरी बात, जो हमने इंपोर्ट किया हो, मान लो फरारी कार, तो वो भी भारत के नागरिक ने, भारत के निवासी ने खरीदा है. इफ समथिंग वाज इंपोर्टेड देन आल्सो काउंटेड हियर, क्योंकि उसने शॉपिंग किया तो फाइनल कंजम्पशन में लिखना है. अब आप कहें भाई तुमने अभी तो बोला कि बाहर से जो माल आया उसका जो पैसा नहीं गिना, यू राइट, वो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे, अभी क्यों गिन रहे हैं? बिकॉज समझो एनएसओ सर्वेयर मेरे घर पे आए और मुझे पूछे कि तुमने क्या प्राइवेट कंजम्पशन किया इस साल, क्योंकि मुझे जीडीपी कैलकुलेट करना है, सब कुछ है मुझे. तो मैं उसे बताऊं हाँ मैंने माइक खरीदा, टी शर्ट खरीदा, आईपैड खरीदा, आईपैड की पेंसिल खरीदी.
लेकिन अब उसमें मुझे थोड़ी पता होगा कि कौन सा मेड इन इंडिया था और कौन सा इंपोर्टेड था, सबके बॉक्स तो मैं लेके नहीं बैठा। तो आई डू नॉट नो जो भी मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने परचेज किया, वो मेड इन इंडिया था या मेड इन चाइना था। तो एनएस ऑफिसर के कोई नहीं भाई, तुम हमें बता दो जो भी खर्चा किया टोटल 100 रुपये, और इसमें मान लो आईपैड और आईपैड की पेंसिल चाइना में थी, तो एनएस ऑफिसर एक का वो हिसाब नहीं लेगा, वो सब ऐड कर देगा, फाइनली वो जाएगा आरबीआई के पास और उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा लेके आएगा, तो पता चल जाएगा भारत में कितना इंपोर्ट हुआ, तो सारी एक रकम इंपोर्ट की एक ही बार में वो माइनस कर देगा, तो फिर उसका जॉब एडजस्ट हो जाएगा। तो डेटा कलेक्शन में तकलीफ नहीं हो, इसलिए अभी क्या करेंगे वो कि प्राइवेट कंजम्पशन के नाम पे इंडिया में प्रोडक्ट भी गिन लेंगे और फॉरेन से इंपोर्ट की गई भी जो भी कार से मोबाइल से वो सब कुछ भी ऐड कर देंगे। यू आर राइट, जीडीपी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, बाहर का माल हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि वो लेटर इस पे वो माइनस कर देगा, अभी उसके पास टाइम नहीं हर एक का खोखा बॉक्स चेक करके देखे मेड इन चाइना है मेड इन पाकिस्तान है। तो सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन इज डन, उसमें जो भी मान लो 10 रुपये का खरीदा। अभी उसके बाद दूसरा आएगा आई फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जो उद्योगपति है कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए कितना पैसा लगाया, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे समझो अंबानी ने वर्कर को जो सैलरी दी, सैलरी क्यों दी, कुछ चीजें पैदा कर रहा है तो सैलरी को काउंट कर देंगे आप। इंटरमीडिएट गुड्स एंड रॉ मटेरियल, स्टील रबर प्लास्टिक कांच जिसमें से ये नैनो कार बनेगी, ये भी हम गिन लेंगे। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के नाम पे समझो आपने नया मकान खरीदा, नया बिल्डिंग खरीदा, कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स एसेट्स खरीदे, तो वो भी आई फॉर इन्वेस्टमेंट में हम गिन लेंगे। लेकिन बैंक में पैसा सेव किया, शेयर बॉन्ड खरीदा, उसका नहीं गिनेंगे, क्योंकि समझो आपने बैंक में पैसा सेव किया, अल्टीमेटली वो लोन में जाएगा, लोन अंबानी को मिला, उससे उसने मान लो कि जो भी रॉ मटेरियल खरीदा, तो उस स्टेज में गिनेंगे, तो दो बार गलती नहीं हो जाए इसलिए बैंक सेविंग्स शेयर्स बॉन्ड्स इसका पैसा नहीं गिनते, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं जाएगा, जिसके पास गया वो बिजनेसमैन क्या शॉपिंग कर रहा है उस हिसाब से फाइनल हिसाब हम देखते हैं। अनसोल्ड इन्वेंटरी भी इधर ही कैलकुलेट कर लेंगे आई फॉर इन्वेस्टमेंट में, वो क्यों समझते हैं। मान लीजिए अंबानी ने जियो फोन मैन्युफैक्चर किए, 2 फोन मैन्युफैक्चर किए, तो हर एक फोन का आप जानते हैं यूनिक नंबर होता है IMEI नंबर, तो एक है IMEI नंबर 001, ये बिक गया, इट इज सोल्ड, तो हम उसके जो भी 1500 रुपये इधर सी में काउंट करेंगे 1500 रुपीज। दूसरा आईफोन, अरे जियो फोन उसने अभी बनाया लेकिन बिका नहीं है, अनसोल्ड है, तो उसका यूनिक नंबर IMEI 002, लेकिन उसने पैदा तो किया, हमने बोला कि जो भी पैदा किया वो जीडीपी है भारत में, तो वी विल काउंट दोस 1500 रुपीज, किधर सी में काउंट नहीं कर सकते, बिका नहीं है, तो आई फॉर इन्वेस्टमेंट में काउंट करेंगे। हो सकता है तीसरा फोन अभी तक बना नहीं, आधा ही बच गया है, कि उसका सर्किट बोर्ड उसने मान लो विप्रो कंपनी से खरीदा, तो वो सब रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स है, अभी उसको फाइनल असेंबल करके नेक्स्ट स्टेज पर वो पहुंचा नहीं, तो वो भी आपने इधर गिन लेना है, क्योंकि विप्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से विप्रो के देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल गुड था, तो किसको तो गिनना पड़ेगा, तो इधर गिन लेंगे। अब आप समझो जब आप फोटो खींचते हैं तो एक चीज एक साथ एक ही जगह हो सकती है, दो जगह हो नहीं सकती, तो या तो फोन अनसोल्ड है तो आई में गिनोगे, सोल्ड है तो सी में गिनोगे, तो डिपेंड करता है कौन सी तारीख को आप फोटो क्लिक कर रहे हैं। अब कुछ लोग इधर डबल काउंटिंग नहीं होगा, ये वो उसमें घुस जाते हैं भाई, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर बिक गया है तो सी में काउंट करोगे, नहीं बिका तो आई में काउंट करोगे, एक साथ दो जगह तो हो नहीं सकता, तो डिपेंड्स कौन सी तारीख को आप कर रहे हो, आइदर वे इट इज गोइंग टू बी एडेड इन द फाइनल जीडीपी। अब इधर भी कोई 1500 का नहीं बिका, वो भी 1500 का, भारत का जीडीपी 3000 रुपये, डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट दिस, आसान है अगर आप आसान रहने दो। वो जो 80 स्टूडेंट थे जो पास हो गए, वो सबने आसान रहने दिया था इसलिए वो पास हुए। कुछ लोग यूं ही परेशान है, इकोनॉमी नॉट सो टफ अनलेस यू वांट टू मेक इट टफ। व्हाट अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स, ये रॉ मटेरियल सर्किट वगैरह, उसमें जितना खर्चा किया वो आई में लिख देना है। अब कुछ लोग झंडा उठाते हैं, नहीं तुमने तो बोला फाइनल गिना है तो इसको तो गिनना ही नहीं चाहिए, भाई विप्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसने फाइनल बना दिया ना सर्किट बोर्ड, आगे बिका कि नहीं उसकी वो हिसाब करेंगे, वो एनएस ऑफिसर असल में कैसे एडजस्ट करते हैं अपने लिए काम का नहीं, एनसीईआरटी ने बोला इतना गिनना है तो गिनना है, बात खत्म। ये कोरोना में फिल्म आई थी शकुंतला देवी, तो उसको कोई भी कुछ वो पूछे तो पूरा कैलकुलेशन हवा में कर देती थी। अब उसने वो कैसे किया, उसमें वैदिक मैथ्स के सारे सिद्धांत होंगे, तो वो फिल्म में भी नहीं बताया क्योंकि पब्लिक बोर हो जाएगी, सिनेमा छोड़ के चली जाएगी। फिल्म इज मेड फॉर एंटरटेनमेंट, फिल्म इज नॉट मेड फॉर एजुकेशन। उसी तरह हमें जो जीडीपी समझना है समझो वो एंटरटेनमेंट लेवल का ही समझ लेना है, उसके बियॉन्ड एजुकेशन वाला पढ़ना है तो 2 साल का हमें इकोनॉमिक्स करना है, तो विल नॉट वेस्ट टाइम। मतलब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल उसमें लेके जाऊँ कि देखो ये ऐसे सर्किट बोर्ड्स में ये गिना वो गिना, वो फालतू में हेडेक नहीं लेना है हमें, वी हैव अंडरस्टूड दिस इनफ। तो प्राइवेट कंजम्पशन में लोकल माल जो खरीदा वो भी गिना है, इंपोर्टेड माल भी गिना है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट में क्या गिना है, मैंने आपको नया मकान, बिल्डिंग, कैपिटल गुड्स, सैलरी पेड टू वर्कर्स, इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल, अनसोल्ड इन्वेंटरी, ये सब गिना है। क्या नहीं गिना है, तो बैंक सेविंग शेयर बॉन्ड नहीं गिना है, जब तक वो किसी को मिलेगा लोन में और उसके बाद वो रॉ मटेरियल खरीदे तब की बात है। तो सी इज डन, आई इज डन, नेक्स्ट स्टेप इज जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में ऐसा है कि समझो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने काम किया, सरकार ने उसे 100 रुपये की सैलरी दी, इसका मतलब कि ये भाई साहब ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की सेवा पैदा की है। तो मैं लिखूंगा जी फॉर गवर्नमेंट परचेज, यानी स्टाफ सैलरी दिया हुआ, असल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस पैदा हुआ है, तो 100 रुपये भारत का जीडीपी है, तो वट एवर परचेज बाय गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ जीडीपी। अभी सेम जेंटलमैन जिनको 100 रुपये सैलरी मिली उसमें से वो घर गए और 50 रुपये का खिलौना अपने बच्चे के लिए खरीदा सैलरी में से, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा सी फॉर कंजम्पशन, स्टाफ ने जो टॉय खरीदा 50 रुपीज़ का, तो जीडीपी कितना हुआ 150, वो इसलिए कि जो टॉय बना वो भी जीडीपी है और ये स्टाफ ने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेवा पैदा किया वो भी जीडीपी है, तो 50 प्लस 100 तो 150 जीडीपी है। सेम करेंसी नोट दिया, पर समझो वस्तु और सेवाएं तो पैदा हुई तो हर बार गिनना है, तो भले सेम करेंसी नोट बार बार कहीं कहीं जाए, यू हैव टू काउंट इट, अगर उसी साल भारत में कुछ पैदा हुआ उसके साथ वो जुड़ा है, यानी आप समझो गवर्नमेंट ने सैलरी दिया 100 रुपये, दैट इज ऑल्सो जीडीपी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और उसमें से स्टाफ ने 50 रुपये का टॉय खरीदा, तो फिर स्टाफ सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि वो टॉय भी सपोज मेड इन इंडिया था, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जीडीपी, तो फाइनल जीडीपी होगा फिर 150 रुपीज, 150 रुपीज। नेक्स्ट, सरकार ने किसान से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज खरीदा 1200 रुपीज पे, इसका मतलब कि ये किसान ने अनाज पैदा किया था, दैट इज पार्ट ऑफ जीडीपी। तो गवर्नमेंट ने जो परचेज किया वीट 1200 रुपये, तो हम काउंट करेंगे दैट इज पार्ट ऑफ जीडीपी। अब इसमें से किसान ने एक जियो फोन खरीदा सपोज 1200 रुपये का, तो मैं फिर से काउंट करना होगा क्योंकि वो जियो फोन जो मैन्युफैक्चर हुआ तो वो भी भारत का जीडीपी है, तो मैं सी फॉर कंजम्पशन में लिखूंगा 1200 रुपीज का फोन और जी फॉर गवर्नमेंट परचेज में लिखूंगा 1200 का वीट, तो टोटल जीडीपी होगा 2400 रुपये, 2400 रुपीज। डबल काउंटिंग नहीं है, पैसा करेंसी नोट वही यूज हो रहा है, बट 2 थिंग्स आर प्रोड्यूस, तो हमें डबल काउंट करना पड़ेगा। अब देखो मजा, मान लीजिए किसान ने कुछ पैदा नहीं किया लेकिन सरकार ने फिर भी उसको 6000 रुपये दे दिया, क्योंकि आप जानते हैं पीएम किसान स्कीम हमने पिलर 4A में पढ़ी थी कि उसमें किसान से सरकार कुछ नहीं करती, सीधा पैसा ट्रांसफर करती है, तो गवर्नमेंट ट्रांसफर टू फार्मर, तो यहाँ तो हमें लिखना पड़ेगा जीरो क्योंकि पैदा कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पैसा ट्रांसफर किया, तो याद रखिए ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट काउंटेड। उसी तरह बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, विधवा को पेंशन दिया या रिटायर्ड एम्प्लॉय को पेंशन दिया, तो ये सब ट्रांसफर पेमेंट है, सामने वाले ने कुछ भी सरकार को सेल नहीं किया है, इसलिए हम उसे जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट काउंटेड, हम लिखेंगे जीरो। लेकिन ये 6000 में से उस फार्मर ने मान लो मेड इन इंडिया सैमसंग फोन खरीद लिया, तो फिर वो सी फॉर कंजम्पशन है क्योंकि वो भारत में बना था,
तो आपने वो 6000 गिनने पड़ेंगे अगर वो उसमें से जो शॉपिंग करता है। उसी तरह सरकार ने किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दी, बच्चे ने उसमें से नोटबुक पेंसिल ये सब खरीदा, तो उस स्टेज पे सी में आपको गिनना होगा। तो अभी जीडीपी कितना हुआ? 6000 रुपये ओनली, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट हम गिनते नहीं, फाइनल कंजम्पशन गिनते हैं। आई गिव यू 30 सेकंड से ये बात दिमाग में उतारो। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर अपना सीन ये बन रहा है, सी प्लस बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट आई प्लस जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें यस टू एम्प्लॉय सैलरी, किसान से एमएसपी पे खरीदा वो सब काउंट करना है, नो टू ट्रांसफर पेमेंट, लाइक ये किसान सम्मान निधि में 6000 दिए, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया, वीरों को पेंशन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, वो सब नहीं गिना है, क्योंकि सामने वाले ने कुछ पैदा करके सरकार को दिया नहीं, तो जीडीपी में गया नहीं। लेकिन वो सभी लोग इन पैसों से जो भी शॉपिंग करें वो हमने प्राइवेट कंजम्पशन में गिन लेना है। तो सी आई जी इतना तो पहुंचा, बाद में मुद्दा आएगा एक्स माइनस एम, वो क्यों आएगा वो तो हम समझेंगे, पर पहले यहाँ तक का दिमाग में उतारो, नोट पेन लेके बैठे हो तो हाथ से इतना लिख भी दो, आई गिव यू 30 सेकंड्स। नाउ द लास्ट स्टेप, एक्सपोर्ट, मतलब असल में हम कहते हैं एक्स माइनस एम। वैसा भारत में नैनो कार बनी, टॉम क्रूज ने खरीदी, तो एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन आप समझो वो अमेरिका का जीडीपी नहीं है, भारत में पैदा हुआ था तो भारत का जीडीपी है। तो वट एवर वी आर एक्सपोर्टिंग, मतलब एक्सपोर्ट में एक्स, तो वो सब हमने ऐड करना है। बट रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर हमने फॉरेन में बनी फरारी कार भारत में इंपोर्ट करी तो उसको तो इग्नोर ही करना है, यू आर राइट, इग्नोर ही करना है, तो उसकी तो बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप याद करो, हमसे एक गलती से मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक क्या हुआ था कि जो एनएस ऑफिसर मेरे घर पे आया था, तो मैंने उसको बोला कि मुझे पता नहीं कि मैंने जो जो शॉपिंग किया उसमें क्या इंडियन है और क्या विदेशी है, इसलिए वहां पर 2x काउंट हो गया था। तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपने इंपोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, अदरवाइज इंपोर्ट को तो इग्नोर ही करना है, क्योंकि भारत का जीडीपी नहीं, पर माइनस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमने सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन में ये फरारी कार काउंट कर ली थी। इसलिए हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्सपोर्ट क्या तो बराबर है, इंपोर्ट माइनस क्यों करना है, क्योंकि रेड फरारी कार सी फॉर कंजम्पशन में हमसे ऐड हो गई थी, तो यहाँ पर वो 10 रुपये की मान लो कार थी तो -10 करना चाहिए इंपोर्ट, इसलिए हमने ऐसा किया। तो दैट इज नेट एक्सपोर्ट। आइए 20 सेकंड इसको दिमाग में उतारो, इस चीज को माइनस करें असल में। हाँ, तो माइनस क्यों किया इंपोर्ट, क्योंकि एनएसओ सर्वेयर ने जब फैमिली से शॉपकीपर से पूछा क्या खरीद बिक्री हो रही है, तो उनको पता नहीं था मेड इन इंडिया क्या था और मेड इन चाइना क्या था, तो सी में सब कुछ काउंट किया था, इसलिए इंपोर्ट वाला कंपोनेंट माइनस करना पड़ा। तो फाइनल पिक्चर ऐसा बनता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस फॉरेनर्स एक्सपेंडिचर, मतलब विदेशी आदमी ने भारत में कितना खर्चा किया ये सब खरीदने के लिए, या जिसको हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये सब जब आप करते हैं तो सी आई जी एक्स माइनस एम हमें मिलता है जीडीपी, और ये करंट मार्केट प्राइस पे मिलता है कि मान लो 2022 का, अभी तो 2025 का पढ़े, तो 2025 में क्या भाव चल रहा है उस हिसाब से कितना पैदा हुआ वो डेटा हम निकालते हैं। अब हम जिन चीजों को समझ रहे हैं सीआईजी एक्स आसान है, पर एनएस ऑफिसर कहते हैं इतना आसान लेबल यूज करेंगे तो लोग इज्जत नहीं करेंगे, तो थोड़े पॉलिश्ड एकेडमिक वर्ड्स यूज करते हैं। इसी फॉर कंजम्पशन नहीं बोला है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी बोलना है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं बोला है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसी व्हेन चेंज इन स्टॉक सीआईएस बोलना है, वो क्या है उसमें दिमाग नहीं खर्च करें। जी फॉर गवर्नमेंट परचेज नहीं बोलना है ना, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसी बोलना है। और नेट एक्सपोर्ट तो फिर उसको भी उसने बोलना चाहिए, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मेरी शिकायत ये है कि भाई तुम हर जगह देर से आने हो रहे थे, तो इधर भी तुमको हो जाना चाहिए था, व्हाई डिड नॉट यू कम अप विद सम फैंसी वर्ड लेवल फॉर दिस। एनीवेज, सो दे आर द वर्ड्स, आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। कुछ बार यूपीएससी के ये सीएपीएफ वगैरह में ये करते हैं, उनको भी पता है कि ये सीआईजी एक्सएम तो सब रट के आए हैं, तो परेशान करने के लिए ये नहीं पूछता, वो ये पूछता है इसमें से कौन से कंपोनेंट है, तो थोड़ा सोचना विचार करना है और एलिमिनेट करना है। ये जो रियल लाइफ फॉर्मूला इसमें एक और चीज होती है डिस्क्रिपेंसी, उसको भी ऐड किया जाता है, विसंगति। डिस्क्रिपेंसी क्या है वो भी हम समझेंगे, लेकिन वो ब्रेक के बाद समझेंगे, उसकी आप चिंता ना करें। अब जो नया इकोनॉमिक्स है उसने सब बता दिया कि देखो हर साल जितना ये जीडीपी पैदा हुआ उसमें क्या क्या सीन बन रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि जो ग्रीन कलर है जिसे मैं अभी येलो मार्क कर रहा हूँ, यही सबसे बड़ा कंपोनेंट है हर एक साल, एंड दैट इज पीएफसी। पीएफसी क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब भारत देश का जो जीडीपी ड्राइव कर रहा है वो कौन कर रहा है, आम नागरिक, आम कंज्यूमर जो शॉपिंग करता है, क्योंकि जो भी जीडीपी उसका लगभग 59-60% तो उधर से ही आ रहा है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, ये जो पहला वाला था कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही लगभग समझो 50 से 60% जीडीपी का ड्राइवर यही है। इस कारण से मेंस के लॉजिक लगाओ, लोन सस्ते होना क्यों जरूरी है, क्योंकि लोन सस्ते नहीं होंगे तो कौन शॉपिंग करेगा, तो जीडीपी गिरेगा और मामूली नहीं गिरेगा, 50 to 60% कंट्रीब्यूटर ये वाला फैक्टर है, तो बहुत भारी रूप से ये गिरेगा। यहाँ तक हमने देखा, 5 मिनट और पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। हमने जो जीडीपी निकाला वो करंट मार्केट प्राइस पे, इसमें एक तकलीफ होती है कि महंगाई के साथ एडजस्ट करना चाहिए, वरना सब बड़ा बड़ा नंबर ही दिखेगा सर। तो हम एक बेस ईयर लेते हैं 2011, उस वक्त ऑनियन का भाव था मान लो 40 रुपये प्रति किलो, और ये कितना, 1 और 2 किलो ऑनियन पैदा हुए, तो भारत का जीडीपी क्या जो पैदा हुआ जीडीपी है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना, 80 रुपीज़ का जीडीपी 2011 में। उसके मुकाबले सोचिए 2022 में ऑनियन बहुत महंगे हो जाए, 140 रुपये, भारत में मान लो बारिश नहीं हुई, ये सब रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते फर्टिलाइजर महंगा हो गया, बहुत कुछ। तो व्हाट हैपेंड इज ऑनियन उसका भाव बढ़ गया 140 रुपये पर किलो, और साथ ही साथ प्रोडक्शन भी कम हो गया, सिर्फ 1 किलो ही पैदा हुआ। तो भारत का जीडीपी क्या, अगेन आप निकालो प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना पैदा हुआ है, 140 का मल्टीप्लाई विद 1 केजी, तो 140 रुपये का जीडीपी हो गया। आप कहते देखो कितनी जोरदार सरकार है, 80 का सामने 140 का जीडीपी कर दिया, बट दिस इज नॉट रियल ग्रोथ। ये तो आप करंट प्राइस पे निकाले, नहीं तो महंगाई, असल में आप क्वांटिटी के हिसाब से सोचो, प्रीवियसली 2 किलोग्राम नाउ ओनली 1 किलोग्राम, तो जीडीपी हैज फॉलन। लेकिन ये जो करंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालते हैं, इट डज नॉट टेल अस दिस रियल नंबर। आपको क्या करना चाहिए, आपको उस जत्थे को, उस क्वांटिटी को, 1 किलोग्राम को, बेस ईयर में क्या प्राइस था, मतलब 2011 में क्या भाव था, 40 रुपये, तो 40 रुपये के हिसाब से तुमने कितना पैदा किया, 40 रुपीज़ का 1 किलो, और ऐसा 1 किलो ही आपने पैदा किया है। तो भारत देश का जीडीपी 2022 का वो कितना है, 40 रुपीज़ ओनली। इसे हम कहें जीडीपी एट 2011 कांस्टेंट मार्केट प्राइस या रियल प्राइस। तो दिस इज द राइट नंबर, इन्फ्लेशन से आप एडजस्ट करके निकालो जीडीपी, दैट इज द राइट नंबर। इस टेबल में जिनको मैथ समझ में नहीं है तो लोड नहीं लेना है, आपको समझना बस इतना है कि 2011 में क्या भाव चल रहा था, उस हिसाब से अभी क्वांटिटी में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको आप एडजस्ट करोगे, तो महंगाई का असर चला जाता है, फिर आपको रियल जीडीपी पता चलता है, और वही हमारे लिए सही जीडीपी है।
तो कुल मिला के हम कर क्या रहे हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बोल के जो निकाला वो जीडीपी करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन वो तो इन्फ्लेशन के चलते बड़ा भी दिखता है, तो वी हैव टू एडजस्ट दिस विद द बेस ईयर 2011। तो फिर हमें जो मिले उसे कहते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे जीडीपी, या हमें उसे रियल जीडीपी भी कहते हैं। ये सब ग्राफिक्स के साथ आपके हैंडआउट में भी दिया है, सेम चीज, ये सब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमें मिला जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन के असर को हटाओ तो जो मिले जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस वही असली चीज है। तो बात में कुछ दम है नहीं। ये हैंडआउट का मजा क्या है, आईफोन में मजा क्यों आता है, क्योंकि उसका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंपनी बनाती है। ये हैंडआउट मैंने बनाया और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए समझो इसमें जो ग्राफिक्स है तो उसी ग्राफिक्स से हम एग्जांपल से चल रहे हैं। कोई और टीचर पढ़े तो क्या होगा, वो पढ़ाई कुछ और चीज, किताब में कुछ और, फिर आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, इसलिए वो फ्लो चला जाता है। तो इट इज गिवन, और आसानी अगर कॉम्प्लिकेट आप ना करें। आखिरी मुद्दा समझते, ग्रोथ रेट फिर ब्रेक लेते हैं। हमने जो निकाला रियल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके, तो पता चला 2018 में 140 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुआ, उसके मुकाबले 2019 में 145 लाख करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज पैदा हुआ। तो पिछले साल के सामने ये कितना बड़ा है, अराउंड 4% है। वो प्रॉफिट लॉस जैसे ही आप निकालो क्या 145 माइनस 140 डिवाइड बाय 140 टाइम्स 100, वो करीब 4% के आसपास है। तो ये क्या है, ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, या जीडीपी ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो ये क्या है कंपेयर टू लास्ट ईयर, व्हाट इज योर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करने के बाद क्या कितना ज्यादा आपने उत्पादन किया, ये नंबर है। तब ग्राफिक्स देखो, अपने देश का जीडीपी अराउंड समझो 6-7% के आसपास चलता है। तो पहले भी इतना था, फिर 7%, फिर 8%, फिर 2018 में हुआ नोटबंदी, उसके चलते लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक को जो नुकसान हुआ थोड़ा बाद में वो पता चला, तो इसलिए 2017 में गिर गया 6.8, ये थोड़ा और गिरा। उसके अलग अलग और भी कारण थे। हम 2019 तक पहुंचते हैं तो ये यूक्रेन, माफ कीजिए, ट्रम्प का सब प्रोटेक्शनिज्म चल रहा था, संरक्षणवाद, तो हमारे एक्सपोर्ट डाउन हुए थे। और आप जानते हैं जब भी एक्सपोर्ट डाउन हो जाए तो जीडीपी ग्रोथ डाउन हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसी है। फिर आया कोरोना, तो स्वाभाविक कोरोना में फैक्ट्रियां बंद, लॉकडाउन, मजदूर चले गए, तो वापस से और एक्सपोर्ट में भी लॉकडाउन, मतलब भाई लॉकडाउन के असर के चलते हम ज्यादा एक्सपोर्ट ना कर पाए तो जीडीपी गिरेगा। फिर वापस बहुत बढ़ गया 9%। आपका इतनी तरक्की वो असल में बेस इफेक्ट आ जाता है, वो क्या है वो भी ब्रेक के बाद हम समझेंगे। फिर आई रशिया यूक्रेन, स्वाभाविक है ग्रोथ रेट गिर जाएगा, क्योंकि अपने एक्सपोर्ट तो बढ़े थे। हमने लास्ट वीक भी देखा था कैसे भारत के गेहूं हमने अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट को बेचे, क्योंकि यूक्रेन वाले नहीं बेच पाए। पर वो एक्सपोर्ट बढ़ा तो सामने इंपोर्ट भी तो बढ़ा, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, गोल्ड महंगा हुआ, फर्टिलाइजर महंगा, तो इंपोर्ट का भी बढ़ जाएगा, तो गिरेगा सब। फिर वापस ऊपर गया, फिर अभी अराउंड 6.5 टू 7% का ग्रोथ रेट 2024 में ऐसा अनुमान है, और 2025 ये साल जब खत्म होगा तो अराउंड 6.3 टू 6.8% का ग्रोथ है, ऐसी हमें उम्मीद है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। तो जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रोथ रेट समझा, इसके बाद ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमें समझना है जीडीपी का प्रोडक्शन मेथड, उसमें भी कुछ दम है नहीं, बट इट टीच अ फ्रेश माइंड। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिनके पास नोट पेन नहीं है तो नोट पेन लेके आओ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। थ्री मोर मिनट्स। मेरा टाइमर ही गुम हो गया जो अभी मेरे पास था, तो हम क्लास चालू करेंगे, बिकॉज आई डोंट नो कितना टाइम बचा है। एनीवेज खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड, फॉर्मूला याद रखिए, रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे तो याद रखना है, CIGXM, एम के आगे माइनस है।
नैनो कार याद रखनी है क्योंकि येलो कलर की कार से हमने पूरा एग्जांपल समझा है। तो दिस फर्स्ट मेथड इज डन एंड डस्टेड। नाउ द सेकंड वन इज प्रोडक्शन मेथड, उसमें ट्रैक्टर से हम समझेंगे। तो सेकंड मेथड इज प्रोडक्शन मेथड या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, जीवीए। फॉर्मूला आसान है, टोटल वैल्यू ऑफ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ये कैसे अभी आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा। तो हम समझ रहे जीडीपी का कैलकुलेशन मेथड नंबर 2 ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए मेथड। इसमें ऐसा है कि हमें एक ट्रैक्टर बनाना है, उसके वास्ते समझो हमें चाहिए स्टील। तो किसी ने जमीन में से माइनिंग किया और फिर उसमें से सब आयरन और लोहा अयस्क निकाला, उसका प्रोसेसिंग किया, उसमें से स्टील बना। तो पहले तो समझो मिट्टी थी, उसका जीरो वैल्यू था, उसमें वैल्यू एडिशन करके 1 लाख रुपए का स्टील बना। फिर किसी मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने उसमें और सब दिमाग लगाया और स्टील में से 5 लाख का इंजन बनाया। फिर किसी और ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने और दिमाग लगाया और उसमें बाकी भी कुछ चीजें जोड़ी होगी, ग्लास, रबर, टायर्स, बट लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट। ऐसा मान लो कि नहीं, बस केवल उसी स्टील और उसी इंजन से पूरा ट्रैक्टर बन गया। तो फाइनल प्रोडक्ट इज 10 लाख का ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर इज द फाइनल प्रोडक्ट और बाकी जो भी है ये सब है इंटरमीडिएट गुड्स, ये जो भी स्टील है, इंजन है, मिट्टी है। अब अपना जो CIGXM वाला मेथड था उसमें क्या हम गिनेंगे, इन सबका टोटल सेल हुआ वो सब ऐड कर दो तो जीडीपी है। तो यानी कि 1 लाख का स्टील, 5 लाख का इंजन और 10 लाख का ट्रैक्टर। तो 1 + 5 + 10 तो 16 लाख रुपीस हो गया। ये 16 लाख रुपीस इज द जीडीपी। लेकिन इसमें तकलीफ है, ये जो ट्रैक्टर है इसी के अंदर ये चीजें डाली हुई है। तो जीडीपी तो अल्टीमेटली फाइनल चीज का ही गिनना चाहिए, ये बीच में जो इंजन या स्टील का प्लेट है वो नहीं गिनना चाहिए। तुम क्या करें, माइनस कर दो कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है वो सब माइनस कर दो फाइनल, ये जो टोटल सेल हुआ उसमें से। तो टोटल सेल हुआ 16 लाख रुपीस का, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट गुड्स क्या, मिट्टी का 0, स्टील 1 लाख का, इंजन 5 लाख का, यानी 6 लाख रुपीस के इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करो। तो 16 - 6 जवाब आएगा 10 लाख रुपये। वो क्या है, वो भी जीडीपी नहीं है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। जो मूल कीमत पे बेसिक प्राइस, मतलब उसमें टैक्स, सब्सिडी, ये सब अभी एडजस्ट करना बाकी है। नीड नॉट वरी अबाउट इट, अभी 2 स्लाइड में उधर पहुंच जाएंगे। पहले से भी यहाँ तक का दिमाग लगा, आई गिव यू 30 सेकंड्स। ओके, इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि आप हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन हुआ बस उसी को काउंट करो। तो स्टेज 1 में क्या, मिट्टी 0 रुपए की थी, उसमें वैल्यू एडिशन करके 1 लाख का स्टील बना, तो वैल्यू एडिशन है 1 लाख। दूसरे स्टेज पे क्या हुआ, 1 लाख का स्टील था, उसमें वैल्यू एडिशन करके 5 लाख का इंजन बनाया, 1 से 5 गया, मतलब वैल्यू एडिशन कितना, 4 लाख का। तीसरे स्टेज में उसी 5 लाख के इंजन में से 10 लाख का ट्रैक्टर बना, तो स्टेज पर वैल्यू एडिशन किया, 5 से 10 पे गया, 5 लाख है। बस तो ये जो हर एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन हुआ 1 + 4 + 5 तो कितना आएगा, 10। तो ये तरीके से भी जाओ तो भी जवाब तो उतना ही आना, कितना, 10। ऊपर से गए तो भी जवाब उतना ही आया कि 16 का टोटल सेल हुआ माइनस इंटरमीडिएट 6 लाख का माल था, उसे माइनस किया तो भी जवाब तो 10 ही आया। इस आर्गुमेंट को आप समझ आएगी, 20 सेकंड्स। अब आप शब्दों पे गौर कीजिए कि 10 लाख रुपए का मैं क्या बोला, जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस, मूल कीमत। ये बेसिक प्राइस क्या है, समझो एक सिलेंडर, उसका बेसिक प्राइस है 600 रुपये। तो क्या फाइनल मार्केट प्राइस भी 6 है, नहीं, क्योंकि आप ये बेच जब खरीदते हैं उस पे लगता है जीएसटी 100 रुपये। उसको क्या सिलेंडर पे कहाँ जीएसटी भाई है, आप याद करो जो 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है उस पे नहीं है। वो 5 कौन से थे, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। तो वो चीज़ों पे नहीं है, पर इस पे तो है, ये तो बोतल है सिलेंडर का। तो बेसिक प्राइस 600 प्लस जीएसटी मान लो 100 है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, हम इस पे एक पहल सब्सिडी देंगे, तो जो भी ये मिडिल क्लास या गरीब लोग इसे खरीदें 200 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। तो मतलब आपने जो पे करना है उसमें 200 कैशबैक वापस आ जाएगा। तो फाइनली आपको कितने में पड़ा, व्हाट इज द फाइनल मार्केट प्राइस, अभी 600 प्लस 100 700 माइनस 200 तो कितना, 500। तो जीडीपी क्या है, इस एलपीजी सिलेंडर को पैदा किया उस चीज का जीडीपी क्या है, दैट इज 500 रुपये। क्योंकि जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट द बेसिक प्राइस। तो हमने जो निकाला वो था जीवीए, इस सिलेंडर का वो क्या था, ये वाली चीज थी। आई गिव 10 सेकंड, ये स्लाइड दिमाग में उतारो। तो मान लीजिए कोई ऐसा देश है कि जो सिर्फ एलपीजी सिलेंडर बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। तो उसने आयन और लोहा, इसमें से स्टील बना, स्टील में से सिलेंडर बनाया और उसमें गैस भरा, और इस स्टेज पे आपको मिला 600 रुपये का ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस। लेकिन हमने तो पता किया कि भाई जीडीपी तो मार्केट वैल्यू होता है, तो नहीं जमेगा। तो इस पे आप सब जीएसटी ऐड करो 100 रुपये। फिर पता चला सरकार सब्सिडी देगी तो कस्टमर को कैशबैक मिल गया, मान लो 200 रुपये मिल गया बात वापस। तो 200 आप सब्सिडी माइनस करो, तो फिर जो फाइनल जवाब है दैट इज 500, दैट इज द जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। ये है असली जीडीपी। अब ऐसा तो हमने ये एक जीडीपी क्या, ट्रैक्टर का, एलपीजी सिलेंडर का, तो सभी जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, ये सब में आप सब चीजें जोड़ते रहो, प्लस 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 सबका जीवीए करो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा जीवीए ऑफ ऑल द सेक्टर्स। उसके अंदर आप ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, जीएसटी वगैरह, और सब्सिडी को माइनस करेंगे, तो फिर आपको मिलता है जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। अब आप याद करो, एक्स माइनस एम को हमने क्या बोला था, नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हमने बोला नेट एक्सपोर्ट। उसी तरह यहाँ पर जो टैक्स माइनस सब्सिडी किया तो उसे हम क्या कहते हैं, नेट टैक्सेस। तो कोई ऐसी भी फॉर्मूला है कि नेट टैक्सेस, तो वो भी यही बात कर रहा है। तो ये गॉट द जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। पर ये तो सब महंगाई के चलते बड़ा भी दिख सकता है, 1 किलो पैदा किया और 140 रुपये दिखे। तो हमने इस क्वांटिटी को बेस ईयर 2011 में क्या भाव था उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए, तो फिर हमें मिले वो है जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, या रियल जीडीपी हमें मिल सकता है। ये सब भी आपके एंड में सेम टू सेम एग्जांपल दिया है। सॉइल था, उसमें से स्टील बना, उसमें से इंजन बना, उसमें से ट्रैक्टर, इन सब का ऐड किया 10 लाख, लेकिन वो तो जीवीए था, तो उसमें हमने क्या ये टैक्सेस और सब्सिडी एडजस्ट किया, तो जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। लेकिन मजा नहीं आया, तो इंटरेस्ट से एडजस्ट किया, सो इट इज डन। अब ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें हम टैक्स और सब्सिडी को इग्नोर कर रहे हैं, जीडीपी के अंदर हम टैक्स और सब्सिडी को काउंट मतलब एडजस्ट कर रहे हैं। तो आरबीआई को जो सब एनालिसिस करना है वो जीडीपी पे फोकस करता है, क्योंकि समझो आरबीआई को फोकस क्या करना है, सप्लाई डिमांड के हिसाब से इन्फ्लेशन क्या रहना है, जो मुझे 2 to 6% में एडजस्ट करना है। तो डिमांड क्या होगी, डिमांड इस पे डिपेंड है कि भाव क्या होगा। तो बिजनेसमैन तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, वो तो भाव अलग सोच रहा होगा। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर ये वाला सोच रहा है कि प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इसलिए आरबीआई जब एनालिसिस करे पूरे भारत का, तो जीवीए के मुकाबले जीडीपी पे ज्यादा फोकस करता है। अब ये जो जीवीए है हर एक सेक्टर का अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, एग्रीकल्चर का जो भी 15 से 18%, लेकिन उसमें फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब ऐड तो अराउंड 20% होता है। ये सब है प्राइमरी सेक्टर।
मैन्युफैक्चरिंग आप जानते हैं अराउंड 18%, लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विस, ये सब सबको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, तो उसका टोटल हो जाता है 25%, और बाकी जितना है वो सर्विसेज से आ जाएगा अराउंड 55 या जो भी, जो है टर्शरी सेक्टर। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी सेक्टर इन द जीवीए। 2019 में आप देखो भारत देश में जो एग्रीकल्चर का जीवीए था 19 लाख करोड़, वो बढ़ के 2020 में हो गया 20 लाख करोड़, परसेंटेज में बोलो 3.6%। आप कहिए तो 2020 तो कोरोना का साल था, फिर भी एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ कैसे, जबकि ज्यादातर तो गिर गया था। हाउ इज दैट पॉसिबल? उसका कारण है माइग्रेंट वर्कर्स फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी गिरेगा, लेकिन वो सब गांव चले गए खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर का जीडीपी बढ़ेगा। कोरोना में लॉकडाउन था तो फैक्ट्रियों में था खेती बाड़ी, और उसमें से ट्रक में आप सामान भेजो तो वो सब चीज को तो अलाउड था, इस कारण से भी वो पॉजिटिव दिखेगा। उस साल मानसून भी अच्छा हुआ तो ये भी आपको हार्वेस्ट में दिखेगा। तो देयरफॉर इट अपीयर्स दैट एग्रीकल्चर पॉजिटिव उसने दिखाया भले कोरोना था। ब्रेक से पहले मैंने आपको कुछ एक वर्ड बताया था डिस्क्रिपेंसी, वो समझते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड नैनो कार सीआईजीएक्सएम, उससे जीडीपी मिला 144 लाख करोड़, लेकिन फिर प्रोडक्शन मेथड जीवीए उसे निकाला तो पता चला 145 लाख करोड़। ये तो मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि डिस्क्रिपेंसी यानी विसंगति है। तो विसंगति क्यों है? एनएस ऑफिसर्स की गलती से मिस्टेक हो गया, सीआईजीएक्सएम मेथड से निकाला तो 144 लाख करोड़ मिला 2019 का जीडीपी। फिर उन्हीं लोगों ने ट्रैक्टर वाला मेथड था ग्रॉस वैल्यू एडेड, उससे निकाला 145 लाख करोड़ सेम ईयर का। तो जवाब मैच क्यों नहीं हो रहा है? मैच इसलिए नहीं हो रहा है भाई, ये जो सीआईजीएक्सएम वाली फॉर्मूला थी नैनो कार, उसमें तकलीफ क्या होगी? सारा डेटा कैप्चर नहीं होगा, क्योंकि एनएस ऑफिसर किसी के घर पे जाके पूछे तुम्हारा सी फॉर प्राइवेट कंजम्पशन कितना था, तो क्या वो सब कुछ सच बोलेगा? नहीं। उसके पास गोल्ड है, गाड़ी बंगला है, या तो छुपाएगा या फिर पूरी कीमत नहीं बताएगा, ये मकान तो मैंने नहीं है 5 करोड़ का नहीं है तो 50 लाख का है, क्योंकि ज्यादा बताएगा तो स्वाभाविक है तब कैपिटल गेन्स टैक्स और समझदारी हो सकती है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह। तो इस कारण से ऑल द डेटा इज नॉट कैप्चर। दूसरा सी फॉर कंजम्पशन में आप क्या गिनोगे? वो दुकानदारों से कि तुमने जितना बेचा उसका बिल दिखाओ, तो बहुत सारा सामान उसने बिना बिल का बेचा टैक्स छुपाने के लिए, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, इस कारण से वो कम दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है, उसमें ये लोग एक एक दुकान वाले को जाके पूछते नहीं, वो सीधा फैक्ट्री में जाते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल खरीदा, ये सब निकालते हैं। और ये डेटा कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हर एक कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपलोड करनी होती है। और बाकी भी जो सर्वे एग्रीकल्चर वगैरह के उन्होंने निकाले उसमें एफसीआई ने कितना खरीदा था वगैरह से वो एडजस्ट जब करने बैठे, दैट गिव्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर। तो यहाँ हम लोग ये मानेंगे कि जो ट्रैक्टर मेथड था जीवीए, उस पे मैं लगा दूं 3 हार्ट इमोजी, ये ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर गलती हुई है तो किससे हुई है? सीआईजीएक्सएम मेथड से हुई है। तो हमें एडजस्ट किसको करना चाहिए? सीआईजीएक्सएम को, कि भाई असल जवाब 145 आना था, आपसे आया नहीं, तो आप +1 ऐड करो ताकि आपका भी एडजस्ट हो जाए। तो ये जो 1 लाख करोड़ ऐड करने हैं, ये कहाँ ऐड करने हैं? तराजू के इस तरफ सीआईजीएक्सएम मेथड में, तो डिस्क्रिपेंसी जो है वो वहाँ ऐड की जाती है। इसी कारण से लेट मी गो बैक टू द स्लाइड। मेथड क्या थी? एक्सपेंडिचर मेथड सीआईजी एक्स माइनस एम। रियल में क्या था? पीएफसी वगैरह वर्ड हमने यूज किया, लास्ट में क्या बोले थे? डिस्क्रिपेंसी ऐड करो। क्योंकि जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है नैनो कार वाली, उसमें गलती रह जाती है, पूरा डेटा कैप्चर नहीं होता, इसलिए आपको डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर ऐड करनी होती है, किसके मुकाबले? जीवीए वाले मेथड के मुकाबले। तो प्रैक्टिकल स्क्रीनशॉट देखते हैं। ये सब पीएफसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह सीआईजीएक्सएम है, और उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी उसने ऐड किया तो एडजस्ट इट विद द जीवीए वाला मेथड। बस एक ही लाइन में याद रखना है, समझो, लोड नहीं लेना है। ये भी ग्राफिक्स हैंडआउट में दिया है कि जो ये मेथड है उसमें आपको लेस एक्यूरेट है, तो इस साइड आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर वाला मेथड था वो ज्यादा एक्यूरेट था, तो एडजस्ट करने के लिए तो डिस्क्रिपेंसी एक्सपेंडिचर मेथड में आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड सीआईजीएक्सएम, प्रोडक्शन या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, टोटल वैल्यू ऑफ सेल माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रैक्टर से याद रखना है। बस अब आखिरी चीज, इनकम मेथड। ये ऐसा कहता है कि अगर जीडीपी पैदा हुआ जो भी, तो उसको बनाने वास्ते किसी ने तो पैसा पे किया होगा और किसी के पॉकेट में गया होगा, तो जिसको जितना इनकम मिला वो सब ऐड करो, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, तो बस वो ऐड करोगे तो इनकम मेथड है, उससे जो जॉब है वो जीडीपी है। तो हम लोग कोई भी चीज पैदा करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर चाहिए, उसको आप देंगे वेजेस, तो उसका इनकम हो गया। कैपिटल चाहिए, तो आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंकर को आपने ब्याज चुकाया, तो बैंकर का इनकम हो गया। मान लीजिए आपने इक्विटीज मतलब आईपीओ शेयर इश्यू किए थे और कैपिटल मोबिलाइज किया था, तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट में से डिविडेंड देंगे तो उनका इनकम हो गया, वो काउंट करो। उसी तरह जो एंटरप्रेन्योर था, बिजनेसमैन खुद के पैसों से कर रहा है सब, तो उसको भी प्रॉफिट मिला तो उसका इनकम हो गया, वो भी ऐड करो। लास्ट अगर किसी ने लैंड या बिल्डिंग सप्लाई किया था, तो उस पे उसको रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा, उसको ऐड करो, उसका इनकम हो गया। हाँ, तो क्या हुआ? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, WIPR, विप्रो में से वो हटा दो, वो जितना है सब ऐड करो तो भारत देश का जीडीपी है। इस जीडीपी को हम क्या कहेंगे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके हिसाब से इसे हमने काउंट किया है। बाद में तो क्या करना है आप जानते हैं कि इसमें सब टैक्सेस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट नहीं, हमें तो फाइनल प्राइस चाहिए, तो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो तो जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे मिले, महंगाई से एडजस्ट करो तो जीडीपी कांस्टेंट मार्केट प्राइस से मिले, या रियल मिले तो खेल खत्म। तो आप समझो, ध्यान देना। इनकम मेथड क्या था? वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट को आप ऐड करेंगे तो ग्रॉस, मतलब ज्यादा टेक्निकली मैं आपको करेक्ट बोलूं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट मिलता है। उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो तो जीडीपी एट करंट प्राइस मिलता है। उसको आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट करो तो आपको रियल जीडीपी यानी जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ऑफ 2011 मिलता है। लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस केस, ट्रैक्टर वाला प्रोडक्शन मेथड या ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। तो उसमें हमें क्या मिला? ग्रॉस वैल्यू एडेड, और उसको हमने क्या बोला? बेसिक प्राइस पे मिला है। उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किया, सब्सिडी माइनस किया, जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस मिला, मजा नहीं आया, इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया तो ये मिला रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस। उससे भी पहले जाओ, ब्रेक से पहले जो गए थे एक्सपेंडिचर मेथड क्या था? सीआईजीएक्सएम नैनो कार, तो उसमें भी जीडीपी मिला, और उसमें तो सीधा ही मिल गया, टैक्स सब्सिडी एडजस्ट करना ही नहीं था, क्योंकि वो तो सीधा ही किसने क्या शॉपिंग किया फाइनल नंबर ही हम लिख रहे थे। हालांकि उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर हमें रियल जीडीपी मिला कांस्टेंट मार्केट प्राइस एट 2011। आई गिव यू 30 सेकंड्स, ये दिमाग में उतार। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे इसे ओवर कॉम्प्लिकेट करना है, तो मेरा उनको यही प्रश्न है, भाई वाई? इससे ज्यादा और क्या ही आसान कर सके आदमी? ये तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। सेम चीज देखिए, इनकम मेथड विप्रो में से वो हटा दो, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट बराबर, तो जीवीए फैक्टर कॉस्ट टैक्स सब्सिडी एडजस्ट किया, जीडीपी मार्केट प्राइस, लेकिन मजा नहीं आया, तो फिर वो इंफ्लेशन से एडजस्ट किया, ये वाली चीज मिली रियल प्राइस पे। सेम थिंग जीवीए वाले में हमने किया, ये मिला। एक्सपेंडिचर नैनो वाला तो सीधा ही सीआईजीएक्सएम, उसमें सीधा ही मिल गया, और मार्केट प्राइस था फिर इंफ्लेशन से एडजस्ट किया। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड्स।
कुछ लोग कहें मेरे दिमाग में कुछ नहीं उतरा। तो दो बातें, पहला ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, दूसरा वापस आप रिकॉर्डेड वीडियो देखो, क्योंकि ये इससे आसान तो हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा कोई ग्राफिक्स भी पूरे कोचिंग मार्केट में बना नहीं सकता। तो दिस टॉपिक इज एक्चुअली डन। अब आप समझो, ये वाटर है, इसको हम H2O भी बोलते हैं। तो मतलब जब हम कहें जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो असल में क्या, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। तो समझो जीडीपी अल्टीमेटली क्या, मार्केट प्राइस पे तो है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस क्या हम बोल रहे हैं। तो जब भी आप बोलो जीडीपी, तो असल में क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप बोल रहे हैं। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब 2011 से एडजस्ट किया, या हम कह रियल जीडीपी, तो क्या जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, ओके वही बात है। मैं कहूं जीडीपी एट करंट प्राइस 2025 का, मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया, तो क्या जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस, तो एक ही तो बात है भाई। प्रीफिक्स में आप मार्केट प्राइस ऐड करो तो मार्केट प्राइस पे तो है सब। आई गिव यू 20 सेकंड, ये बात को दिमाग में उतारो कि पानी का नाम ही H2O है। दोस्तों मैंने आपको पता है मेरा वो स्टॉप वॉच मैंने रहा कहीं इधर रखा, दूर में भूल गया। अब मुझे टाइम देखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी स्मार्ट वॉच में देख रहा हूँ। एंड नाउ आई रियलाइज द प्रॉब्लम। स्मार्ट वॉच में क्या होता है, थोड़ी देर में आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है, फिर खोलो, फिर 3-4 मेनू में जाओ तो दिखता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, रियल एग्जाम में जब आप जाओ तो ऐसे सब फैंसी वॉचेज मत लेके जाओ, नॉर्मल जो सेकंड घूमता हो ऐसा वॉच लेके जाओ, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। समझो जीएस का तो फिर भी हिसाब है, सीसेट में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट, वो एकदम नॉर्मल वॉच पहनता है, रिस्ट वॉच वाला, मतलब वो घड़ी का काटा घूमे और मीटिंग लेता है तो उठा के ऐसा सामने रखता है, ताकि उसको पता चले मैं इस बात को सुन रहा हूँ तो कितना टाइम मैं ले रहा हूँ। तो ये जीवन बोधा देख ले लो कि वो नॉर्मल वाली रिस्ट वॉच पहन के जाना, आपके पास नहीं तो खर्चा नहीं करना, उस दिन पापा का उधारी मांग के ले जाना है। बट डोंट वियर दिस टाइप ऑफ स्मार्ट वॉच, इससे एफिशिएंसी कम होती है, मुझे हर बार स्क्रीन चालू करके देखना पड़ता है ना। अगेन इसमें तो दम था नहीं भाई, जीडीपी है वो जीडीपी मार्केट प्राइस ही है, डिपेंड करता है कांस्टेंट मतलब 2011 से आप कर रहे हो, करंट मतलब अभी का देख रहे हो। तो इसमें कुछ ओवर कॉम्प्लिकेट करने लायक है ही नहीं, सिवाय कि आप उसे खुद ही अपने को दिमाग नहीं उतारना। नाउ वन स्मॉल थिंग व्हिच इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, पर मैं आपको बता दूं, देखिए इधर क्या, जैसे एक्सपेंडिचर मेथड में वर्ड्स क्या थे, सीआईजी एक्सएम, लेकिन एनएस ऑफिसर्स ने क्या कहा कि नहीं ऐसे आसान शब्द नहीं, थोड़े भारी हैवी एकेडमिक वर्ड्स हमें यूज करने, पीएफसी सीआईएस जीएफसीएफ वगैरह। उसी तरह ये जो इनकम मेथड था, इनकम मेथड में हमने देखा सिंपल वर्ड्स थे, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट का सम करो तो आपको जीडीपी मिलता था। लेकिन स्वाभाविक है ऐसा वेजेस प्रॉफिट इंटरेस्ट रेंट ऐसा कुछ बोलेंगे तो इनको मजा नहीं आएगा, एनएस वालों का नहीं, इसको हम थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि वेजेस मत बोलो, कॉम्पेंसेशन बोलो, मतलब उसमें सैलरी और बॉस ने जो आपके ईपीएफओ अकाउंट में सोशल सिक्योरिटी अकाउंट्स में कंट्रीब्यूट किया वो भी ऐड करना है, तो वेजेस मत बोलो, कॉम्पेंसेशन बोलो। अब इसमें प्रॉफिट, आप यहाँ प्रॉफिट लिखो, तो नहीं प्रॉफिट मत लिखो, क्योंकि जो फार्मर है उसको पूछोगे तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो कहीं मैंने तो हिसाब ही नहीं रखा कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप ऐसा लिखो मिक्स्ड इनकम या ऑपरेटिंग सरप्लस, उसे पूछो कि तुमने ये जो भी धंधा किया तो तुम्हारे हाथ में कितना पैसा बचा वो बता दो, प्रॉफिट मत बताओ। देन हाँ इतना खर्चा इतना पैसा बचा है, या इतना पैसा आके अभी हाथ में इतना है, तो दे विल यूज डिफरेंट वर्ड्स। उसी तरह इंटरेस्ट की जगह ये कुछ बात करें रेंट ऑन एसेट्स, उसकी जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और ये सबको ऐड करो तो हम जो बोले थे जीवीपी फैक्टर कॉस्ट, वैसे नहीं जीवीए एड फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। और जीवीए फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे तो भी हमारा पानी का नाम वाटर ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ग्राफिक्स में सिखाया, क्या सिखाया कि वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट, या इनके जो भारी भारी वर्ड थे कॉम्पेंसेशन मिक्स्ड इनकम, ये सब करो तो अल्टीमेटली मिलना क्या, जीवीए एड फैक्टर कॉस्ट, उसमें आप टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करो, सब्सिडी माइनस करो, जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे मिला उसको 2011 से एडजस्ट करो, रियल जीडीपी मिला, खेल खत्म। तो नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, दो चार बार आप नोट पेन से खुद से लिखिए, नहीं समझ आए तो वीडियो वापस देखिए, एंड इट इज डन। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमें समझते हैं जीडीपी रेट आसानी मुद्दा है पर वो फ्रेश माइंड मांगता है। तो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes, then we study the next segment. Three more minutes.
One more minute. और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ट्रू फॉल्स में वोट करें। कवि अमर मुनीष ऋषि तनु मयंक विराट एंड दान सीरीज मूव फॉरवर्ड। तो देखिए पिलर 4 में हमने प्लानिंग अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर दिया है, जीडीपी इन कैलकुलेशन मेथड कंप्लीट किए। अभी हम जीडीपी डिफ्लेटर समझेंगे। जीडीपी डिफ्लेटर समझ लिया मतलब समझो कि उसके बाद अंग्रेजी में कहा होता है वी आर आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर निकल गए, गंगा नहा लिया, उसके बाद जितना भी है समझो ये भी और उसके बाद भी पिलर 5 6 व्हाटएवर, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, कुछ दम है ही नहीं, इसके बाद कोई चीज में कुछ दम नहीं है। तो दिस इज द फाइनल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन माय ओपिनियन। और कॉम्प्लिकेटेड तो फिर भी नहीं, अभी आसानी कर देंगे। डिफ्लेटर की सिद्धांत ये है, मान लीजिए मनमोहन सिंह के जमाने में 3 नैनो कार प्रोड्यूस हुई, हर एक का प्राइस था 1 लाख, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करो, 1 लाख की एक गाड़ी ऐसा 3 गाड़ी, तो जीडीपी कितना है, 3 लाख है, 3 लाख का प्रोडक्शन है। उसके बाद हम आगे बढ़े 2011 से मान लो 2022, कार का प्रोडक्शन कम हो गया है, अलग अलग कारण हो सकते हैं, स्टील सीमेंट की कमी है, मतलब प्लास्टिक रबर की कमी है, तो सिर्फ 2 कार बनी, डिमांड शायद कम हो गया है, सामने लोग प्राइस कम नहीं कर रहे, प्राइस बढ़ा रहे हैं, उनको महंगाई से एडजस्ट करना है, मुनाफा ज्यादा कमाना है, व्हाटएवर। तो नाउ दे आर सेलिंग ईच कार फॉर 1.5 लाख रुपीस। और कितनी कार पैदा की, एक कार और दूसरी कार, तो 2 कार्स, तो यानी कितना जीडीपी, 3 लाख। तो सरकार ये कह सकती है देखो सेम टू सेम जीडीपी, नथिंग बैड हैज हैपेंड टू आवर इकोनॉमी, सब कुछ चंगा चल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं सब तो चंगा नहीं है, पहले 3 गाड़ी पैदा होती थी, 2 गाड़ी पैदा हो रही, सो प्रोडक्शन हैज डिक्रीज्ड। रियल जीडीपी तो ये नहीं है, रियल जीडीपी कुछ और है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लेटेस्ट क्वांटिटी है उसे ओरिजिनल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपको अभी वो एडजस्ट करके आपको रियल चीज पता चले। तो हम लोग मानते हैं कि 2011 बेस ईयर है, आपका 2011 में ऐसा क्या सुनहरा है, वो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैटिस्टिक्स के साथ जुड़ा हुआ, उनके कंसल्टेशन से हमने तय किया कि 2011 हमारा बेस ईयर है, तो हमें मानना पड़ता है। तो 2011 में कार का प्राइस क्या था, 1 लाख रुपए, और अभी पैदा कितना हो, सिर्फ 2 गाड़ी, तो 1 मल्टीप्लाई विद 2, तो जीडीपी कितना है, सिर्फ 2 लाख रुपीस। तो हमारा रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या है, 2 लाख रुपीस। तो अब ठीक है, नाउ इट इज ऑलराइट, नाउ इट इज लेजिट। अब इसको ज्यादा रिफाइन तरीके से बोलना हो, ऐसी बात है कि जो प्रेजेंट वैल्यू होती है इन्फ्लेशन के साथ जो एडजस्टेड नहीं होती है उसको हम कहते हैं नॉमिनल। जैसे आप याद करो, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हम देख रहे थे, फिर रियल इंटरेस्ट रेट निकाला इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके, तो नॉमिनल जीडीपी क्या निकला था इन 2 गाड़ियों का, 3 लाख रुपए। लेकिन रियल जीडीपी जो एडजस्ट करके निकाला कितना निकला, 2 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई विद 100, तो जवाब जो भी मिले 150, इसको हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल जीडीपी हम करंट मार्केट प्राइस वाला जीडीपी 3 लाख था, रियल जीडीपी जो 2011 के साथ एडजस्ट करके निकाला 2 टाइम्स 100, तो जो भी निकले दैट इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। पहले तो इसको दिमाग में उतारा, गिव 30 सेकंड्स। अब ऐसा हम हर एक साल का जीडीपी डिफ्लेटर निकालें, इस सब जो 2017 में 129 था, फिर 18 में कुछ और, तो फॉर एवरी ईयर यू फाइंड द जीडीपी डिफ्लेटर। आपका इससे क्या फायदा है, फिर आप परसेंटेज ग्रोथ निकालो कि 2017 में जीडीपी डिफ्लेटर था 129, 2018 में हुआ 135, तो इधर से इधर कितना बढ़ा है, 4.65, तो ये हमें क्या दिखाता है, महंगाई दर क्या है, इट शोज अस द परसेंटेज इन्फ्लेशन। क्योंकि अल्टीमेटली आप समझो गाड़ी तो महंगा हो गया था ना, हम कह रहे थे कि करंट मार्केट प्राइस नॉमिनल था कितना, 3 लाख, लेकिन रियल में तो 2 ही था, तो ये जो 150 जवाब आया है वो एक प्रकार से आपको इन्फ्लेशन का नंबर दिखा रहा है। तो हर साल अगर आप ऐसा इन्फ्लेशन का नंबर निकाल के उसका परसेंटेज करो, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो एवरी ईयर यू फाइंड द जीडीपी डिफ्लेटर नंबर, तो फिर लास्ट ईयर के मुकाबले अभी कितना इन्फ्लेशन है आप निकाल सकते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इट हेल्प्स अस फाइंडिंग द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो जीडीपी डिफ्लेटर से आप महंगाई नाप सकते हैं, करेक्ट। और वो ऐसा है कि आप हर एक चीज का महंगाई नाप सकते हैं, बिकॉज जीडीपी मींस व्हाट, एवरीथिंग जो फाइनली प्रोड्यूस हुआ इस साल, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर वो कितना महंगा हो गया, आप इस रेशियो का परसेंटेज निकाल के ढूंढ सकते हैं। आपके तो बेस्ट चीज है, छोटे से छोटी नीडल से लेकर बड़े से बड़े हवाई जहाज सबका इन्फ्लेशन मिल जाएगा, यही डेटा यूज करना चाहिए। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, इट कम्स विद अ लैग, टाइम लगता है कि पूरे साल का कैलकुलेशन एडजस्ट करो, डिस्क्रिपेंसी वो करेगा, तो समझो पिछले साल का जीडीपी शायद हमको मई जून महीने में जाने को मिले, तो हमें तो हर महीने महंगाई कितनी है ये देखना पड़े, तभी आरबीआई अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल का काम ठीक से कर पाए। इसलिए आरबीआई क्या करेगी कि हम सीपीआई इसे फोकस करते हैं, सीपीआई को 2 to 6% में कंट्रोल करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, ऐसा एक और इंडिकेटर होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या आपको एक एक मंथ का मिल जाएगा। लेकिन आप समझो मंथली डेटा निकालना है, तो कोई पूरे भारत का छोटा नीडल से लेकर एयरक्राफ्ट सबका तो डेटा कैप्चर करेगा नहीं, तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कैप्चर करने के लिए सर्वेयर्स क्या करेंगे, एक बास्केट के अंदर 20 30 50 चीजों को रखेंगे और उसका हर महीने प्राइस मॉनिटर करेंगे। तो ये जो आइटम्स इन द बास्केट दे रिमेन अनचेंज्ड, ये समझो हर साल हर महीने उन्होंने तय किया, क्योंकि ये जो भी एक केचप बॉटल है, इतने अपने बनानास है, सो एवरी मंथ दे विल गो एंड फाइंड द प्राइस, तो बास्केट इसमें अनचेंज रहता है कई सालों तक। तो समझो नया कुछ इन्वेंट हुआ हो, उसका क्या प्राइस और उसके बाद क्या आया वो नहीं पता चले। फॉर एग्जांपल आप याद करो, पहले कैसेट प्लेयर क्या थे, वीएचएस टेप आते थे, फिर आए डीवीडी, और अब तो डीवीडी भी कोई नहीं देखता, सीधा स्ट्रीमिंग वाला सर्विस है। लेकिन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में उन्होंने वीएचएस ही चलाया बहुत सालों तक, फिर अभी कुछ साल पहले उसको डिलीट करके नहीं अभी डीवीडी प्लेयर, फिर सोचा नहीं इसका भी काम नहीं है, सो देन दे विल रिमूव इट। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या, सैंपल साइज छोटा रहता है, दूसरा बास्केट ऑफ कमोडिटी रिमेन अनचेंज, पर जो फिर नया चीज आया पुराना चीज हटाना है उसमें टाइम जाता है। ऑन द अदर हैंड जीडीपी डिफ्लेटर में क्या, हार्ट इमोजी, एवरीथिंग इज काउंटेड, तो नया भी कुछ इवेंट हुआ 1 2 साल में, उसमें भी क्या बड़ा यू कैन फाइंड। और तकलीफ क्या है, रेड इमोजी क्या है कि लैग से आता है, मतलब देरी से आता है, पूरे साल का कैलकुलेट करके 1 2 महीने बाद रिलीज करें। ये जो जीडीपी डिफ्लेटर के फायदे नुकसान है, इसको इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं। इसका डिफरेंस मैंने आपके हैंडआउट में दिया है, लेकिन इसको अभी लोड नहीं लेना है। जब हम लोग पिलर 4 ई यानी इन्फ्लेशन खत्म करेंगे, सीपीआई डब्ल्यूपीआई, तब आपको पता चले कि ये कैसे वहां पर मैच हो रहा है। तो मतलब समझो क्रिस्टोफर नोलन मूवी जैसा, इंसेप्शन खत्म हो फिर वापस आके इसको देखना, देन इट विल मेक सेंस। तो मतलब ट्यूसडे तक आप वेट करो, ट्यूसडे के लेक्चर में ये निपट जाएगा। अभी
हर एक साल का हम ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, जो हमने यहाँ पर देखा। एवरी ईयर पिछले साल के मुकाबले कितना प्रोडक्शन अप डाउन हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन जो एनएसओ ऑफिसर्स हैं, उनको तो सैलरी मिलती है तो फिर जस्टिफाई करने के लिए क्या करें वो? कि देखो 1 साल का निकालेंगे तो फिर सरकार कहेगी बाकी 11 महीने तुम्हारा काम है, तुम घर पे बैठो। तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपना काम खुद से बनाती रहती है। तो ऐसी चीज़ की जरूरत नहीं, उसका भी तुम फॉर्म भरो ताकि हम ऐसा प्रिटेंड कर सकें कि हम कुछ काम करें। तो क्या चलो साल को 4 हिस्सों में बाँटते हैं, क्वार्टर्स, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर वगैरह-वगैरह। तो 2019 के अप्रैल टू जून में मान लो 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। उसके मुकाबले 2020 के अप्रैल टू जून में कितना प्रोडक्शन बढ़ा? मान लो 110, तो हम कहे 10%। ये क्या है? क्वार्टरली ग्रोथ, तिमाही आर्थिक वृद्धि दर। तो एनएसओ ऑफिसर, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड, ये सब लोग जो जो बैठे हैं, जिनको अपनी सैलरी और एक्जिस्टेंस जस्टिफाई करना है, वो मंथली क्वार्टरली सब प्रोजेक्शन लेके आते हैं। अब आप लॉजिक लगाओ, व्हाट विल हैपन? 2019 में अप्रैल से जून में मान लो 100 रुपए का प्रोडक्शन हुआ। 2020 का अप्रैल जून आप याद करो, तब तो भाई कोरोना था। तो ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ शायद सपोज व्हाट सपोज 70 रुपीस का ही प्रोडक्शन हो बिकॉज़ ऑफ द कोरोना लॉकडाउन। फिर क्वार्टरली ग्रोथ रेट तो बहुत गिर जाएगा, सपोज -30%, रियल में करीब 26-27% गिर गया। तो हाहाकार मच जाएगा बिकॉज़ इट इज अनप्रेसिडेंटेड। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा गिर सकता है जीडीपी। बट ये पूरा जीडीपी नहीं है ना भाई, तो 3 महीने का क्वार्टरली ग्रोथ रेट है। तो स्वाभाविक है, इस पे तो इतनी सारी चर्चा ये करेंगे और हर 3 महीने पे चर्चा में उतर जाते हैं। हमें याद रखना है कि यूपीएससी में क्वार्टरली ग्रोथ रेट का इतना महत्व नहीं है, विल नॉट वेस्ट टाइम। देयर इज नो ट्रेंड ऑफ यूपीएससी आस्किंग क्वार्टरली ट्रेंड, तो विल नॉट वेस्ट टाइम। तो कैलकुलेशन के 3 तरीके देखे, जीडीपी डिफ्लेटर देखा। फिर कुछ ऐसे टॉपिक है वो सब मेंस में पढ़ गए, यहाँ पर आपको पहले देखिए, लोड नहीं लेना, मेंस में हम लोग देखेंगे। कुछ चीजें मैंने डिलीट भी कर दी हैं क्योंकि बहुत आउटडेटेड हो गई। बैक सीरीज कंट्रोवर्सी थी, वो डिलीट कर दिया, काम का नहीं अभी। 2015 में कैलकुलेशन में क्या सुधार किए, मतलब रियल में जो डेटा कैप्चर करते हैं उसकी मेथड में रिफॉर्म्स किए थे। वो मेंस में एक बार पूछा था, पर वो भी अब मुझे इतना काम का नहीं लगता, सो विल नॉट वेस्ट टू मच टाइम। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको पहले तो 30 सेकंड देता हूँ। अब देखो इसमें तकलीफ क्या है। 2021 का मेंस, कोरोना और उसके बाद भी जो साइकिल डिस्टर्ब हुई थी, तो असल में वो 2022 जनवरी में होता है, वरना आप जानते हैं मेंस तो कब होता है, सितंबर में नॉर्मली होना चाहिए। यार वो प्रश्न ये कि इन्होंने जो पूछा, वो क्या पूछा कि 2015 में ये जो डेटा कलेक्शन जीडीपी का था, उसमें सरकार ने क्या सुधार करवाए, वो तुम चर्चा करो 2022 में। ये मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि इतनी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता, इतना पुराना और टेक्निकल मुद्दा कौन पूछेगा। यार अब उसने पूछा था तो फिर आंसर के रूप में वो सब रखा है आपके हैंडआउट में कहीं, वो हम समझने नहीं बैठेंगे, आपको टाइम वेस्ट करना हो। तो मेंस पेपर 3 के मॉडल आंसर का मैंने कभी स्पेशल क्लास लिया होगा आज से 4 साल पहले, उसको आप देख लेना इफ यू वांट टू वेस्ट योर टाइम। यार वो ऑब्जर्वेशन के लिए दिया है, अदरवाइज नॉट लूज स्लीप की 2015 में क्या उन्होंने रिफॉर्म किए थे। अभी सरकार क्या सोच रही है, एफआरबीएम एक्ट में क्या किया, गोल अचीव नहीं तो गोल पोस्ट चेंज कर दो। अब जब हम 2011 को बेस ईयर मानते हैं जीडीपी में, तो उस हिसाब से हमेशा ग्रोथ रेट समझो कुछ भी करो 6-7% के आसपास ही दिखेगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज के साथ आप कंपेयर करो, बहुत सारे नयापन, वो बेस ईयर के साथ एडजस्ट करो प्राइस, तो सब डिस्टर्ब होते रहता है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है क्यों ना बेस ईयर चेंज कर दे, जीडीपी का जो बेस ईयर है 2011 उसको बदल के 2017-18 करते हैं। उससे होगा क्या, वहां पर जो प्राइस थे उसके मुकाबले अब का जो इन्फ्लेशन आप एडजस्ट करोगे, तो समझो जो एवरेज अपना सपोज 6-7 ग्रोथ रेट आता है, वो इधर ऐसा दिखे 8-9% है। तो उससे सरकार क्लेम कर सके देखो इकोनॉमी में कितनी तरक्की हो रही है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो 2011 इज अ वेरी ओल्ड बेस ईयर, वी हैव टू अकोमोडेट द न्यू इकोनॉमिक सिनेरियो। इन अदर वर्ड्स, ये जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, रेरा वगैरह के चलते क्रिटिक्स बोल रहे हैं इकोनॉमी बर्बाद हुई है, एक्सवाइजेड हुआ, तो उन चीजों को एडजस्ट करके उसके बाद का क्या हुआ, ऐसा स्लेट को क्लीन हम कर देते हैं, वाइप आउट कर देते हैं, और फिर हम नया बेस ईयर के साथ गिनते हैं। पर ऐसा हम यूनिलैटरली नहीं कर सकते, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, उसके जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। सो दिस इज नॉट डन एट प्रेजेंट। अभी ये होगा, जब होगा तो हम देखेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाए तो भी लोड नहीं लेना, फ्री सीरीज में देखेंगे, वो भी नहीं देख सको तो भी लोड नहीं लेना, क्योंकि सिद्धांत तो मैंने बता दिया, सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, सो इट इज डन। उसी तरह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम मंडे और ट्यूसडे पढ़ेंगे, उसका बेस अभी कुछ और है, सरकार चाहती है कुछ और कर दो ताकि महंगाई भी कंट्रोल में ऐसा दिख सके। इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर का टाइटल देखो, क्या भारत का जीडीपी वृद्धि दर बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया जाता है, इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ ओवरस्टेटेड? तो पहली बात भाई, तुम सरकारी नौकरी करते हो, तुम यस थोड़ी लिखने वाले थे, तो जवाब क्या है, खुद भी उसने लिख दिया नो। मेंस का मुद्दा मेंस में समझेंगे, पर वहां पर भी एक ही लाइन का मुद्दा है। तो वी आर डन विद जीडीपी के 3 कैलकुलेशन मेथड्स, वी आर डन विद जीडीपी का डिफ्लेटर एंड बेस ईयर। अब इसके बाद जो समझना है, आसान सी चीजें, इकोनॉमिक साइकिल और भी चीजें वो कल हम समझेंगे, नोट पर। इकोनॉमी में आप जानते हैं ऊपर नीचे तेजी मंदी चलती है, तो कभी इकोनॉमी एक्सपांड होती है, फिर पीक पे पहुंच जाती है, फिर जो भी चीज आप जानते हैं शीर्ष पे पहुंचेगी उसका गिरना तय है, चाहे वो इंसान का कैरियर हो या कुछ, तो फिर आता है रिसेशन। अभी देखो क्लासरूम प्रोग्राम से मैं आपको बता रहा था, लेट मी गो बैक, अन एकेडमिक क्लासरूम प्रोग्राम से हाईएस्ट रैंक कौन सा है, 9। ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने देखा होगा, मुझे कुछ ऐसे समाचार मिले, लेकिन वो क्या 2-3 मित्रों ने मिलकर अकाउंट लिया हो, किसी फ्रेंड के आईडी से आपने देखा हो, तो इनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, पर वो फिर खुला बोलेंगे नहीं कि हमें फायदा हमने अकेडमी से देखा। जो खुल के बोले, जिसे हम साबित कर सके, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आप जानते हैं आजकल उसने सबटाइट किया, तो वो भी अगर कुछ पूछे तो भी हम साबित कर सके ऐसे टॉप मोस्ट रैंक अभी के लिए कौन सा है क्लासरूम प्रोग्राम से रैंक 9। तो मैं इसको भी पॉजिटिव ही गिनता हूं, मतलब अन अकेडमी से रैंक 1 नहीं आना वो पॉजिटिव चीज में गिनता हूं, क्योंकि आप समझो इफ यू गेट द फर्स्ट रैंक, इसका मतलब क्या आपका कैरियर टॉप पे पहुंच गया, कोचिंग के टीचर के रूप में या कुछ, एंड दैट मींस यू विल फॉल डाउन। तो अंडरडॉग रहने में मजा है, और उससे भी ज्यादा की मोटिवेशन बना रहता है, इधर आप पहुंचो, देन यू डिसाइड अब मुझे कुछ करना नहीं है, सब कुछ तो मेरे पास आ गया, तो रोज उठ के कुछ नया काम करने की इच्छा तब तक रहती है जब तक आप अंडरडॉग है। सो आई एम हैप्पी कि रैंक 1 नहीं आया, कोशिश जारी रहेगी। एनीवे, सो इकोनॉमी गोज एट द पीक, उसके बाद वो गिरती है, तो हम कह रिसेशन है। अब ऐसा रिसेशन कभी तो खत्म होगा ना भाई, जो एकदम बर्बाद है वो भी थोड़ा तो उत्थान हो सकता है, देन रिकवरी एक्सपेंशन फिर वापस चढ़ेगा। तो ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसेशन एंड डिप्रेशन? रिसेशन ऐसा है कि समझो छोटे समय के लिए हो, कि 2007 टू 9 2 साल अमेरिका में मंदी चली थी सबप्राइम क्राइसिस के बाद। डिप्रेशन जो है वो ऐसा वो 10 साल तक चले, सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन, ऐसा रिसेशन जो सालों साल तक चले, दशकों तक चले, तो हम कहते हैं डिप्रेशन, यानी घोर मंदी है। जैसे अमेरिका में 1929 से लेकर 39 में शेयर बाजार गिर गया, उसके बाद डिप्रेशन आया था। अब प्रश्न तो रिसेशन भी टेक्निकली उसका क्या मतलब डेफिनेशन है, तो मैंने अभी आपको सिखाया क्वार्टरली ग्रोथ रेट, ये 3 महीने के मुकाबले अगले साल उन्हीं 3 महीनों में कितना ग्रोथ है। तो ऐसा अगर हम क्वार्टरली ग्रोथ रेट निकालें, 2020 का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ऐसा 2021 का क्वार्टर 1 होगा, क्योंकि समझो 4 ही क्वार्टर होते हैं, 5 नहीं होते। नाउ एवरी क्वार्टरली ग्रोथ रेट सपोज ऐसा चला है 6, 5, 4, 3,
फिर वापस उत्थान हो रहा है कि 3 to 4 5 6 7 दीज आर फिक्शनल नंबर्स। तो अमेरिकन डेफिनेशन ये कहता है कि अगर 2 क्वार्टर में कंटीन्यूअसली ग्रोथ गिर जाए, इधर से इधर गिर गया, इधर से इधर गिर गया, तो हम कहें टेक्निकली रिसेशन शुरू हो गया। मतलब डेफिनेशन उसकी ऐसी है अमेरिका में कि 2 क्वार्टर कंटीन्यूअसली आपका ग्रोथ डाउन चले तो हम कहें रिसेशन टेक्निकली शुरू हो गया है। और ये जो फिर दौर चले तो उसे क्या कहते हैं फेज, कि रिसेशनरी फेज में आपकी इकोनॉमी आ गई है। फिर क्वार्टरली ग्रोथ जब इंप्रूव होता है आप कहते हैं एक्सपेंशन हुआ, तो हम एक्सपेंशनरी फेज में आ गए। दिस वर्ड्स आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, क्योंकि अमेरिका की सिस्टम में अपनी क्या है वो तो एनएसओ ने कभी बोला नहीं, क्योंकि एनएसओ कभी ऐसा बोलेगा भी नहीं कि हम रिसेशन में आ गए हैं। तो इसका मतलब इसका कोई मतलब है ही नहीं, तो तुम बता क्यों रहे हो? क्योंकि आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर उनके जो इंटर्न्स हैं उनको टारगेट दिए जाते हैं कि देखो तुम्हें रोज उठ के एक एक्सपेंस सीरीज बनानी है, भले काम की हो कि नहीं हो। तो दे विल गो इनटू ऑल दिस लाइक टेक्निकल रिसेशन, रिसेशनरी फेज एंड एक्सपेंशनरी फेज। इन माय ओपिनियन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। फिर भी पूछे तो जो अंदाजा 2 लाइन में मुझे आपको देना था मैंने आपको दे दिया। आगे बढ़ो। अभी इसके बाद आसान सी चीज हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, समझो 10 मिनट का काम है, देन वी आर डन। वी शेप रिकवरी आप समझते हैं कि जीडीपी ग्रोथ गिरे फिर वापस खड़ा हो जाए। अमेरिका में स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक महामारी फैली थी, उसके पहले ग्रोथ रेट था 8%, फिर वो पेंडेमिक महामारी गिर गया फिर वापस आ गया, तो क्या है वी शेप रिकवरी। तो वी शेप रिकवरी तो भारत में भी हुई है कि 2019 में जो ग्रोथ रेट था उसके मुकाबले 2020 में माइनस में चला गया, -5, फिर वापस 9 हो गया, तो वी शेप रिकवरी आ गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी होता है कि तुम अभी बता रहे थे कि 6 to 7% अपना ग्रोथ रेट है और वो रेंज में चलता भी है, तो इधर 9 कैसे आ गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? उसका कारण है बेस इफेक्ट। आप समझो अल्टीमेटली ग्रोथ रेट हम कैसे निकालते हैं कि 2000 पिछले साल सपोज 146 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होना और इस साल 149 का प्रोडक्शन होता है, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है 2%। लेकिन मान लो पिछले साल सिर्फ 135 का प्रोडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, और इस साल अपना नॉर्मल रेंज में 149 ही हुआ जो हर साल लगभग होता है। लेकिन आप परसेंटेज निकालते हो तो a डिवाइड बाई b करो तो नीचे वाला नंबर जितना लो रहता है उतना आंसर हाई आता है। ये रेशियो और डिवीजन का सिद्धांत है। तो पिछले साल समझो अगर आपका ये नंबर बहुत कम है तो इस साल भले आपका एवरेज प्रोडक्शन हुआ 149 लाख करोड़, फिर भी आपको दिखाया सीधा 11% ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसे हम कहते हैं लो बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट इसके चलते आंकड़े बड़े दिख सकते हैं। मतलब समझो ये ऐसी बात है 2019 में समझो पैदा हुआ 100 करोड़ का और 2021 में भी पैदा हुआ 100 करोड़ का, लेकिन ये क्या ग्रोथ आप निकालते हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, सो देन इट लुक्स बिग बिकॉज यहाँ पर कोरोना में बहुत कम आया होगा। लो बेस इफेक्ट a डिवाइड बाई b के चलते। वी शेप रिकवरी हमने देखी, तो फिर यू शेप रिकवरी क्या? देखो वी में एकदम शार्प टर्न अराउंड ले लेता है, यू ऐसा हो रहा है तो 4, फिर मान लो -7 4 साल चले फिर वापस 4 पे आता है, ये यू शेप रिकवरी है। डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या है कि मान लो कोरोना में ग्रोथ गिर गया, फिर सरकार इंजेक्शन दे दे जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस, वो पिलर 2D याद करो, टैक्स में बहुत माफी, वेतन सब्सिडी, कैसा है जब फिजिकल स्टिमुलस दिया जाए तो टेम्पररी आपकी इकोनॉमी रिकवर कर जाती है, लेकिन उसकी बुनियादें अभी भी कमजोर है, तो फाउंडेशन आर स्टिल वीक, ये वापस गिर जाएगा, फिर वो अपने नॉर्मल रेट पे आएगा। ये शेप क्या बना? डब्ल्यू शेप। ये शेप क्या है कि कोरोना के बाद भी अनलॉकडाउन सब हो जाए फिर भी टूरिज्म, रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर में रिकवरी ना आए, लेकिन उसके मुकाबले बाकी सेक्टर ई लर्निंग, ई-कॉमर्स, टेक्नो, फार्मा वो सब ठीक-ठाक चले। तो ये क्या हुआ? एक ही इकोनॉमी लेकिन के शेप, कुछ सेक्टर को टाइम लगे, कुछ सेक्टर जल्दी रिकवर हो जाए। तो इकोनॉमिक्स का कहना था ये हो सकता है, ऐसा बोल के वर्ड्स यूज करते हैं। पेंट अप डिमांड। कोरोना में आप जानते हैं लॉकडाउन में क्या स्प्रिंग दब गई, कोई घर से बाहर नहीं जा सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ये दिवाली सीजन आया, क्रिसमस सीजन आया, तो 2020 में अचानक से आप पाए बाजारों में भीड़ शुरू हो गई। तो स्प्रिंग अचानक से एक्सपांड हो गया। ये क्या दिखाता है? पेंट अप डिमांड, दबी हुई मांग जो उछल के बाहर आती है। तो क्या हम ये कहीं इकोनॉमी रिकवर हो गई ना? क्योंकि फिर आप पाएंगे कि वापस जनवरी, फरवरी, मार्च में स्लो डाउन चलते रहता है। तो कभी कभी सडन स्पाइक आ जाए तो ये नहीं मानना चाहिए कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो पेंट अप डिमांड भी हो सकती है। यूजुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। एक एक लाइन में मतलब याद रखना है। लिपस्टिक इफेक्ट क्या है या लिटिल लग्जरीज। इकोनॉमी में जब तेजी चल रही है, सबको अच्छी सैलरी मिल रही है, शॉपिंग कर रहे हैं, तो महंगे महंगे हैंडबैग्स खरीदे जाए, फॉरेन वेकेशन पे घूमने जाए। लेकिन जब स्लो डाउन है, जब लोगों की सैलरी कम हो गई है, जॉब चले गए हैं, फिर भी वो एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन शॉपिंग करने से, दिल बहलाने के लिए भाई कुछ खरीद लिया, तो उसे लिए क्या करें आप? लिपस्टिक या ऐसा कुछ छोटा सामान खरीदे, महंगा तो है नहीं, पर आप लिपस्टिक क्या चाहिए 5-6 शेड्स देखने बोल के आपका आधा घंटा बीत गया, तो यू फाइंड द प्लेजर इन इट। तो इससे आपके इकोनॉमी में क्या पता चले? सेल्स इफेक्ट से पता चलता है कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। क्या लग्जरी आइटम का सेल कम हो गया, लेकिन ऐसी जो लिटिल लग्जरी है लाइक परफ्यूम एंड दिस लिपस्टिक उसका बढ़ रहा है, तो देन इट मींस कि इकोनॉमी में या तो स्लो डाउन है या स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। तो ये इसे कहा जाता है लिटिल या लिपस्टिक इफेक्ट कहते हैं। एनिमल स्पिरिट। इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स, इनको पहले भी मिले थे हम। पिलर 1 2 याद करो। जनता हाथ में कैश क्यों रखती है? प्रिकॉशनरी मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। मुझे तो याद है क्योंकि साल में 2-3 बार पढ़ा तो मेरा तो रिवीजन हो जाता है, आपको याद होना चाहिए, आपको एमसीक्यू टिक करना है। तो द सेम जेंटलमैन जॉन मेनार्ड कीन्स, ही केम अप विद द वर्ड एनिमल स्पिरिट इन द इकोनॉमी। अब समझो जो लोग आईफोन खरीदते हैं, लॉन्च इवेंट के बाद लाइन लगा देते हैं सुबह 5 बजे से। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि अगर आप पिक्सल डेंसिटी समझो कि 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने पिक्सल है, तो मतलब रेजोल्यूशन कितना शार्प है, तो गूगल और कुछ और ब्रांड्स के असल में डिस्प्ले आईफोन से ज़्यादा शार्प है। तो लॉजिकली आप सब सोचने बैठो इतना 50,000 का फोन नहीं लेना चाहिए जब 10-12,000 का डिस्प्ले भी सेम आपको इफेक्ट दे रहा है, बट दे डू नॉट थिंक इन लॉजिकल मैनर। वो क्या है? एक साइकोलॉजिकल अर्ज है, एनिमल स्पिरिट है। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वो कुछ अनबायस्ड रैशनल एनालिसिस के साथ शॉपिंग नहीं करते हैं। वो करने बैठे तो कई सारे लोग गांधी जी बन जाएंगे कि अब कुछ नहीं चाहिए जीवन में, कंट्रोल योर नीड्स एंड वांट्स, पर ऐसा नहीं है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एनिमल स्पिरिट। अब एनिमल स्पिरिट भी समझो कुछ बार ज़्यादा तेज होता है, कुछ बार कम होता है। जब एनिमल स्पिरिट ज़्यादा एक्टिव होता है, फॉर एग्जाम्पल शेयर बाजार में लोग बेदनादन पैसा लगा रहे थे, आप जब इलेक्शन और उसके बाद का जो फेज चला सितंबर अक्टूबर तक बहुत तेजी आ गई थी, लेकिन अक्टूबर के बाद गिर गया। तो अभी आजकल लोगों का क्या वो एनिमल स्पिरिट डाउन हो जाए तो फिर वो इतना सट्टा नहीं मारेंगे कि अब आज मैं ये शेयर खरीदता हूँ। आरबीआई की रिपोर्ट कुछ बार वर्ड यूज करते हैं कि अभी तक एनिमल स्पिरिट रिवाइव नहीं हुआ है। हमने तो रेपो रेट कम कर दिया, लोन सस्ते कर दिए, पब्लिक देना शॉपिंग नहीं करेगी क्योंकि उनका एनिमल स्पिरिट अभी तक रिवाइव नहीं हुआ है। बस एक लाइन में याद रखना है वर्ड का मतलब क्या होता है। हिस्टेरेसिस। कुछ बार एक व्यक्ति प्रीलिम का अटेम्प्ट देता है और वो उसका इतना बेकार पेपर जाता है तो शॉक में एक अटेम्प्ट दूसरा स्किप ही कर देता है कि अभी नहीं देना है।
जबकि आप सोचो 2023 का पेपर बहुत ही टफ था, टफेस्ट पेपर आई हैव सीन इन लास्ट जो भी 10-15 साल से मैं पेपर देख रहा हूँ, तो कट ऑफ इसका तो बहुत कम गया था, जो भी सपोज 75। 2024 का आसान था, एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत सब रूटीन जी से बहुत, तो उसका तो कितना गया 87 के आसपास। लेकिन अब सोचो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस 2023 का पेपर देख के ऐसे डर गए होंगे कि उन्होंने 2024 का अटेम्प्ट भी स्किप कर दिया होगा कि बहुत टफ आ रहा है, तभी कुछ और जॉब में जाते हैं हम लोग, फिर जॉब सिक्योरिटी मिले, फिर हम 2025 देंगे, जबकि आसान पेपर था। तो दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। वैसा कि कोरोना कंट्रोल में आ गया, फिर भी कुछ लोग शॉपिंग नहीं करें, फिर भी कुछ लोग लोन नहीं लें, ये डर में कि अभी और लॉकडाउन या जॉब लॉस हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। ये जो नेगेटिव इफेक्ट है वो चला भी जाए, फिर भी कुछ लोग उसी के शौक में वापस उनका एनिमल स्पिरिट रिवाइव नहीं होता है। डूम लूप क्या है? एक प्रॉब्लम आपको दूसरे प्रॉब्लम में ले जाता है और उसके चलते पहला प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाता है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, इस कारण से पाकिस्तान उनकी एमएसएमई इंडस्ट्री को मुद्रा लोन नहीं दे सकता, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम नहीं चला सकता, इसके चलते उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, इसके चलते वहाँ इनकम टैक्स जीएसटी कोई टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रहा है, इसके चलते सरकार के पास पैसा नहीं है, इसके चलते वो योजना नहीं चला पा रही। मतलब समझो तो नेगेटिव जा रहा है ना, वन प्रॉब्लम लीडिंग टू अनदर प्रॉब्लम, और उसके चलते पहला प्रॉब्लम और गहरा हो गया। इसे कहते हैं डूम लूप। ये भी एक लाइन में याद रखना है। कंटेजियन, कंटेजियन मतलब आप ऐसा समझो कि वायरल इन्फेक्शन एक होगा, फिर और होगा, 50 लोग बीमार करे। जैसे अमेरिका में एक सिलिकॉन वैली बैंक था, उसके वादे हो गए, वो कोलैप्स हो गया। अब उसमें भारत के कुछ स्टार्टअप के मालिकों ने अपना पैसा रखा था, वो भी स्टक हो गया। उसके चलते स्टार्टअप के मालिक क्या सोचे अब कि अपने इधर से ये सब एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दो, क्योंकि वहाँ के लॉस की भरपाई करनी होगी, क्योंकि वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो तो बहुत हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये एम्प्लॉय भारत के एम्प्लॉय उसका जॉब चला जाए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। अब ये एम्प्लॉय ने जो भी होम लोन लिया था, कार लोन लिया था, वही नहीं चुका पा रहा है, उसके चलते भारत की बैंकों का एनपीए बढ़ जाए। ये तो क्या एक इन्फेक्शन के चलते और 10 लोग को इन्फेक्शन करा, इसको कह रहे हैं फाइनेंशियल कंटेजियन, कि कोई एक मार्केट में जो प्रॉब्लम है उसके चलते और मार्केट में उसका प्रॉब्लम आगे बढ़े। जापान की सेंट्रल बैंक ने जो किया उसके चलते आप याद करो, येन कैरी ट्रेड था, तो भारत का शेयर बाजार गिर गया, वगैरह वगैरह। कंटेजियन है। जीडीपी के हमने कंजम्पशन वाले में क्या था, सीआईजीएक्सएम। तो ये तो सब लोग कुछ शॉपिंग कर रहे हैं ना, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट किया तो फॉरेनर अपना माल खरीद रहा है, इंपोर्ट किया तो हम कहीं से मंगवा रहे हैं, पर अल्टीमेटली तो डिमांड हो रही है। तो अगर जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रही है। अब सप्लाई उसको मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, मिसमैच हो जाएगा। तो मिसमैच होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। इन अदर वर्ड्स जब भी जीडीपी बढ़ता है तो डिमांड सप्लाई के मुकाबले थोड़ी और बढ़ ही जाती है। इस कारण से अगर 2 to 6% इन्फ्लेशन हो जाए तो वो हेल्दी ही माना जाता है। मतलब जीडीपी ग्रोथ इज यूजुअली अकम्पनीड विद इन्फ्लेशन, वो बात सही है। क्योंकि समझो ये डिमांड बढ़ा मतलब क्या, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, उसके चलते फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा तो कुछ वर्कर को सैलरी मिला, वो भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो सब लोग जब शॉपिंग करें तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ जाएगा, उसको 1-2 साल और लगेंगे, तो हमेशा थोड़ा महंगाई आ ही जाता है। तो इन्फ्लेशन अगर बहुत हाई हो गया, माफ कीजिए, जीडीपी ग्रोथ बहुत हाई हो गया तो महंगाई बढ़ जाती है, बिकॉज सप्लाई डिमांड मैच नहीं कर पाता। आप कहते हो जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, भाई जीडीपी ग्रोथ हाई नहीं होगा तो स्लो डाउन हो जाएगा ना, तो जॉब चला जाएगा। तो हम कहते चलो जीडीपी ग्रोथ रेट 2% भी नहीं होना चाहिए, और जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत हाई मतलब 15% भी नहीं होना चाहिए, वरना महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो आइडियल जीडीपी ग्रोथ क्या होना चाहिए, मान लो 8%, कि जिसमें जॉब्स भी क्रिएट होते रहे, लोगों को काम भी मिलता रहे, महंगाई थोड़ी बहुत बड़े रेंज में रहे। ऐसा जो आइडियल ग्रोथ रेट है उसे हम क्या कहें, गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। पवन आपके सामने आए तो क्या हेडविंड्स है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। तो जीडीपी ग्रोथ के खिलाफ हेडविंड्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या, महंगाई बढ़ जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, ग्लोबल स्लोडाउन, रशिया यूक्रेन इजराइल पैलेस्टाइन ऑयल प्राइसेस, ये सब हेडविंड हो सकते हैं। तो टेलविंड क्या होता है, टेलविंड मतलब जो आपका जहाज है उसको पीछे से अगर पवन पुश करे तो आगे चला जाएगा। तो टेलविंड यानी अपॉर्चुनिटी या जीडीपी के मददगार करने वाले फैक्टर्स, यंग पॉपुलेशन हो तो वर्कर काम ज्यादा करेंगे, शॉपिंग ज्यादा करेंगे, मॉनसून अच्छा है उस हिसाब से एग्रीकल्चर ग्रोथ आएगा, तो दीज आर कॉल्ड टेलविंड्स। बस आज के लिए इतना रखते हैं। तो फिर देखिए, जीडीपी ग्रोथ रेट को 5 ट्रिलियन करना वगैरह वो मेंस की बातें मेंस में समझेंगे। और ग्रोथ रेट 2019 के पहले भी गिरा था, उसका कारण प्रोटेक्शनिज्म और जियोपॉलिटिकल टेंशन उस जमाने में भी थे, लेकिन ये सारे मेंस के मुद्दे तो लोड नहीं लेना। तो ग्राफ का जो एनालिसिस है, नीड नॉट टेक टू मच ट्रबल ओवर इट। आज के लिए इतना रखते हैं। 3 कैलकुलेशन मेथड देखे, डिफरेंशियल बेजल देखा, फिर बहुत सारे मिसलेनियस टर्म एक एक दो लाइन में समझे। इसके अलावा और भी चीजें वो हम कल खत्म करेंगे। और समझिए इसका जो एमसीक्यू टेस्ट होगा वो संडे को होगा, पिलर 4D जीडीपी का एमसीक्यू टेस्ट संडे को होगा, क्योंकि सैटरडे संडे मुझे जाना पड़ेगा कार्यक्रम में। सैटरडे संडे के लेक्चर तो मंगल को मैं ले लूंगा, तो इन्फेक्शन तब खत्म करें। नीड नॉट वरी, मैं इधर हूं, आप भी इधर हैं। विल कंप्लीट दिस। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट इट।